हेलो फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू आवर हिस्ट्री ऑप्शनल क्लासेस। सो टॉपिक आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू करने जा रहे हैं रादर, दैट इज कनक्वेस्ट ऑफ बंगाल एंड बैटल ऑफ बक्सर आज हमें पढ़ना है। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट अस लुक एट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड सो फार। उस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करने जाएंगे इन द नेक्स्ट सेशन। सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द verdict of Plassey was confirmed by the English victory at Buxar, right? So Plassey की विक्ट्री इज इनकम्प्लीट विदाउट बक्सर। इसको कॉरस्पॉन्ड करता है एक और, इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो ये है कि दैट प्लासी डिड नॉट complete the British conquest of India. The third question, look at this. The Plassey did not complete the British victory of India. Had the English convincingly defeated in any subsequent battle in India, then Plassey would have been remained as a minor episode in the history of India. Right? So you need to comment on this. अगर प्लासी ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए राइट। प्लासी के बाद अगर कोई भी बैटल ब्रिटिशर्स हार जाते, लाइक वंडी वॉश हार जाते, बक्सर हार जाते, तो प्लासी का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो ये जो ओवर ग्लोरीफाइंग है प्लासी की बैटल का, कहाँ तक ये सही है, राइट? या प्लासी के बाद लाइक एक और क्वेश्चन है, द ब्रिटिश कॉन्कर्ड इंडिया इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, वेदर इट इज राइट और नॉट। या हाउ फार आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, हाउ फार डिड इंडिया ट्रांजिट फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज। सो ये जो ओवर रोमांटिसाइजेशन है प्लासी की बैटल का, या 1757 के बाद जो ब्रिटिश हिस्टोरियन बोलते हैं कि भैया मॉडर्न एज इंडिया में शुरू हुआ, ऐसा कहना कहाँ तक सही है? वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, राइट? लाइक डुप्ले मेड अ कार्डिनल ब्लंडर इन लुकिंग फॉर द की टू इंडिया इन मद्रास, क्लाइव सॉट एंड फाउंड इट इन बंगाल। सो पौंडीचेरी वाले रीजन से एक और क्वेश्चन है, लाइक अलेक्जेंडर और नेपोलियन जो है वो नहीं कर सके, जो डुप्ले ने या फ्रेंच ने पौंडीचेरी से या मद्रास से करने की कोशिश करी, बट एक्चुअली में इट हैपेंड फ्रॉम बंगाल, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल द हिस्टोग्राफिकल जो भी डिबेट्स हैं, वी नीड टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑल ऑफ दैट। सो मेक श्योर कि आप प्रीवियस अभी सेशंस अटेंड जरूर करें, और इसके आगे आने वाले जो सेशन है, क्योंकि आज हमें बक्सर पढ़ना है और बक्सर के बाद जो है वो हम स्टडी करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। These are some of the questions. There are more questions I have lined up. I'll try to answer all these questions properly. इनके लिए आपको मैं सैम्पल आंसर्स, ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्या क्या इंट्रोडक्शन और किस तरह आप फॉर्म कर सकते हैं आंसर को, आई विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स। ऑलराइट, सो लेट अस कम बैक टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। सो आप लोग जानते हैं दैट हाउ वी डिवाइडेड द सिलेबस। सो वी डिवाइड द सिलेबस इनटू 18th century इंडिया, देन कॉलोनाइजेशन, देन द नेशनलिज्म एंड फ्रीडम स्ट्रगल, एंड देन द पोस्ट इंडिपेंडेंस। So 18th century इंडिया को भी हमने बांटा, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century एंड द सेकंड हाफ ऑफ द 18th century, राइट? नाउ इन बिटवीन दीज टू वी हैव इंपॉर्टेंट बैटल्स लाइक द कैरनेटिक वॉर्स, द बैटल ऑफ प्लासी, द बैटल ऑफ बक्सर। सो हमने कैरनेटिक वॉर डिस्कस करे, देन बैटल ऑफ प्लासी डिस्कस किया, देन बैटल ऑफ बक्सर डिस्कस किया। कॉलोनियलिज्म जो हम शुरू करेंगे विल कनेक्ट दैट विद द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century. Now these events, Battle of Plassey and Buxar, also happened in the second half of the 18th century. So we need to connect all these events. Make sure कि previous sessions आप देखें जिसमें मैंने आपको explain किया है that how we go about the syllabus, कैसे हम पूरे syllabus को approach करते हैं। All right, now let us start with today's topic. So what happened so far? Britishers जो है वो एक betrayal के माध्यम से उन्होंने प्लासी जीत लिया, या प्लासी की बैटल जीत ली। So what was the consequence? What was the background and the political shift that happened after Plassey? So प्लासी में जो कॉन्स्पिरेटर्स थे अगेंस्ट सिराजुद्दौला, राइट? सिराजुद्दौला का साइडलाइन कर दिया गया, बाद में सिराजुद्दौला को मार भी दिया गया, ठीक है? प्लासी में सिराजुद्दौला जो है वो मुर्शिदाबाद, सिराजुद्दौला के जनरल्स राय दुर्लभ और मीर जाफर ने बिटरे किया सिराजुद्दौला को, और सिराजुद्दौला पीछे चले गए। मीर मदान वगैरह लड़ते रहे, उनको गोली भी लगी, स्ट्रे जो है वो शॉट उनको लगा, एंड ही डाइड, एंड आफ्टर दैट इट वाज प्रीटी मच ओवर एट द बैटल ऑफ प्लासी, बिकॉज राय दुर्लभ एंड मीर जाफर दे डिड नॉट पार्टिसिपेटेड, राइट? सो आफ्टर दैट ब्रिटिशर्स प्रॉमिस कि भैया मीर जाफर आप साहब को जो है वो हम बना देंगे नवाब ऑफ बंगाल, राइट? एंड क्यों बनाया नवाब ऑफ बंगाल? बिकॉज मीर जाफर जो है वो एक पपेट रूलर की तरह यूज करना चाह रहे थे ब्रिटिशर्स मीर जाफर को। सो दिस मच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस सेशन। अब हम यहां से आगे बढ़ेंगे कि अब मीर जाफर का क्या रिलेशनशिप रहा ब्रिटिशर्स के साथ, या
कंपनी के साथ जो है मीर जाफर का क्या रिलेशनशिप रहा, क्या प्रॉब्लम्स रही, एंड व्हाई इवेंचुअली मीर जाफर हैड टू एब्डिकेट इन फेवर ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम. राइट, लेट अस स्टार्ट विद दैट नाउ. So Mir Jafar grew resentful of the British. So this is just a background and I'll explain these points one by one. Let us go through the statements first. So Mir Jafar grew resentful of British interference, especially from Robert Clive. He conspired with the Dutch at Chinsura, but they were defeated by the British at the Battle of Bedra in November 1759. Mir Jafar's failure to pay company and his betrayal led to British dissatisfaction. After Miran Jafar's son died, a succession struggle began between Mir Qasim, Jafar's son-in-law, and Miran's son. Governor Vansi Trott supported Mir Qasim after a formal treaty was signed in 1760. Alright, so after 1757, Mir Jafar was made the Nawab of Bengal. We know this much, right? But ये जो नवाब ऑफ बंगाल नए बने थे, he was a puppet ruler. क्योंकि ब्रिटिश कॉन्स्पिरेसी से या कंपनी की कॉन्स्पिरेसी से इनको बनाया गया था, और कंपनी ने इनको बनाया ही नवाब इस शर्त पर था कि भैया कंपनी को ये फेवर्स प्रोवाइड करेंगे. फेवर्स किस सेंस में? नाउ मीर जाफर जो है वो प्रॉमिस करते हैं कि 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए जो है वो हर महीने पे करेंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट ही प्रॉमिस्ड कि भैया आपको जो है वो हम सर्टेन रीजन्स ऑफ बर्दुआ और नादिया दे देंगे. बर्दुआ एंड नाडिया के सर्टेन रीजन्स में से मतलब सर्टेन रीजन्स प्रोवाइड कर दिए कंपनी को, ठीक है. उसके अलावा और भी कई तरह के प्रोमिसेस जो है वो मीर जाफर ने किए कंपनी से, लेकिन कंपनी का लालच जो है वो बढ़ता ही चला गया. मीर जाफर ये पेमेंट्स जो है वो नहीं कर पाया. ही फेल समवेयर अराउंड इन द ट्यून ऑफ 25 लाख रुपए की पेमेंट जो है वो मीर जाफर की ड्यू थी, राइट. सो ऐसे में कंपनी के ऑफिसर्स जो हैं वो मीर जाफर पर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं. हॉलवेल जो है वो उस समय गवर्नर थे 1757 के बाद. मीर जाफर को ब्लेम करना शुरू करते हैं कि मीर जाफर जो है वो डच के साथ, डचेस एंड शाह आलम सेकंड जो कि बने मुगल बादशाह उस समय, ही वाज नोन एज शहजादा अली गौहर, शहजादे थे, प्रिंस थे उस समय, राइट. उनके साथ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिशर्स इन बंगाल, राइट. तो मीर जाफर, बट स्टिल ब्रिटिशर्स को एक नवाब चाहिए था जो कि पपेट की तरह काम करे. तो मीर जाफर को एक मौका और देने के लिए वंसी ट्रॉट, जो बाद में 1760 में गवर्नर बनते हैं बंगाल के, वंसी ट्रॉट जाते हैं मीर जाफर के पास और कहते हैं कि भैया एक काम करो, बर्दुआ, नाडिया, ये सब जो रीजन जो है वो हमें पूरी तरह दे दो. पहले कुछ सर्टेन रीजन दिए हुए थे इन डिस्ट्रिक्ट्स के, ये पूरी तरह हमें दे दो, जहां से 50 लाख रुपए पर साल की हमें इनकम आएगी. तुम्हारा जो पिछले जितना भी ड्यू है वो तुम पूरा करते रहो और वहां से हमारी जो है वो सारी समस्या रिजॉल्व होती जाएगी, राइट. ना अब आपको लगेगा कि प्लासी के बाद जो है वो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो रिजॉल्व हो जानी चाहिए, राइट. क्योंकि प्लासी से तो बहुत पैसा मिला था ब्रिटिशर्स को, ठीक है. मीर जाफर जब नवाब बनाया तो मीर जाफर ने अपफ्रंट भी काफी पैसा जो है वो पे किया था, राइट. क्लाइव को पर्सनली पैसा पे किया गया था. कलकत्ता के अराउंड जो है वो कुछ टेरिटरी भी ब्रिटिशर्स को दी गई थी. उसके अलावा बर्दुआ और नाडिया डिस्ट्रिक्ट्स की भी कुछ टेरिटरी ब्रिटिशर्स को दी गई थी. सो स्टिल जो है वो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हुई थी. मैंने आपको क्या बताया था ब्रिटिशर्स की प्रॉब्लम क्या थी? दो चीजें थी. दे हैड टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेड, राइट. अपने ट्रेड को प्रोटेक्ट करना था उन्हें. किन से प्रोटेक्ट करना था? अदर यूरोपियन पावर्स एज वेल एज इंडियन पावर्स से. और दूसरा, उन्हें ड्रेन ऑफ वेल्थ को रोकना था. ड्रेन ऑफ वेल्थ एक ब्रिटिशर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम थी, राइट. बट स्टिल मीर जाफर के रहते रहते ये दोनों प्रॉब्लम्स जो है वो ब्रिटिशर्स की रिजॉल्व नहीं हो रही थी. मीर जाफर ने बहुत सारी पेमेंट्स, या बंगाल के द्वारा बहुत सारी पेमेंट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को की गई थी, लेकिन वो कंपनी की जो काउंसिल थी, राइट, वो कंपनी काउंसिल जो है वो सारा पैसा गवर्न करके बैठ गई थी. वो कंपनी तक जो, या मतलब इंग्लैंड तक, यानी कि मेट्रोपॉलिटन तक वो पैसा पहुंच ही नहीं पा रहा था. कंपनी के ऑफिसर्स और कंपनी के मर्चेंट्स वो पैसा दबा कर बैठे हुए थे. तो उनकी प्रॉब्लम जो है वो ड्रेन ऑफ वेल्थ की रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी पूरी तरह. ऑल्दो कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई थी, बट नॉट एंटायरली, पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई थी. अभी भी इंग्लैंड से जो है वो बुलियन थोड़ा बहुत लाना पड़ रहा था. दैट वाज वन प्रॉब्लम. और अदर प्रॉब्लम ये थी कि भैया जो ब्रिटिशर्स ट्रेड है उस पर थ्रेट जो है वो बना हुआ था, क्योंकि हॉलवेल ब्लेम करते हैं मीर जाफर को कि वो अभी भी डचेस और मतलब इंडियन रूलर्स और जैसे प्रिंस
के साथ यानी शाह आलम सेकंड के साथ जो है वो प्रिंस गौहर अली गौहर के साथ अभी भी कंस्पायर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा और लाइक जो नारायण है, राजा नारायण जो है या राय नारायण जो है उसको पनिश करना चाह रहे थे मीर जाफर, लेकिन क्लाइव की प्रोटेक्शन के चलते उन्हें पनिश नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो मीर जाफर जो है वो पूरी तरह अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, पहली बात तो क्योंकि ब्रिटिशर्स जो है वो पपेट बनाकर बिठाया था ब्रिटिशर्स ने। तो ब्रिटिशर्स कंपनी जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि मीर जाफर सभी कुछ सारी चीज़ें जो है वो कंपनी के कहने पर करें, लेकिन अभी तक कुछ भी लीगल नहीं था, राइट। सो ये सारे प्रेशर्स के चलते अब जैसे वेंसीट्राट ने एक बार ऑफर दिया था 1760 में मीर जाफर को कि बरदुआ ना दिया हमें पूरा दे दो, 50 लाख साल की वहाँ से इनकम आएगी और आपकी जो है वो सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा 25 लाख जो इनकम आपकी बची है वो हमें आपको प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और 1 लाख रुपए पर मंथ तो देना ही है। मीर जाफर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा था। प्रॉब्लम ये थी कि मीर जाफर के पास पैसा नहीं था। मीर जाफर एक पपेट रूलर था और उसके खुद के जो नायब्स थे, लाइक बिहार का जो डेप्यूटी गवर्नर था, वो मीर जाफर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था, जिसे मीर जाफर पनिश करना चाह रहा था, लेकिन क्लाइव की उसे प्रोटेक्शन थी, ठीक है। उसके अलावा भी कई और छोटे मोटे एरियाज के जमींदार ये सब जो है वो मीर जाफर की सोवरेनिटी को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। मीर जाफर की अपनी कोर्ट में जो है वो कई दुश्मन थे उसके। वो तो ब्रिटिशर्स ने कंटिजेंट जो एक छोटा सा 5-6 हज़ार सोल्जर्स का मीर जाफर की कोर्ट में रखा था मुर्शिदाबाद में, वो उसको प्रोटेक्ट करके रख रहा था, अदरवाइज मीर जाफर की जान को तो बहुत खतरा था। और उसके पास पैसा नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन इतना चरमरा रखा था कि मीर जाफर पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहा था। ब्रिटिशर्स जो है वो फाउल मतलब जो तरीके इस्तेमाल कर रहे थे, पहली बात तो दस्तक का मिसयूज करते थे, हमने पहले देखा ही, ठीक है। फारूक सियार ने उनको जो फरमान दिया था 1717 में कि आप जो है वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कीजिए। अब ब्रिटिशर्स जो है वो इंडियन मर्चेंट्स एज वेल एज जो ब्रिटिश प्राइवेट जो मर्चेंट्स हैं उनको वो दस्तक ऑन अ कमीशन जो है वो बेचते जा रहे थे, राइट। जिससे मीर जाफर को कमाई जो है वो कम होती, यानी कि नवाब की कमाई कम होती जा रही थी। सिराजुद्दौला ने झगड़ा इसी बात पे तो किया क्योंकि कमाई जो है वो कम होती जा रही थी। वही सेम इशू मीर जाफर के साथ भी था। अब मीर जाफर के पास कमाई ही नहीं आएगी तो वो ब्रिटिशर्स को पे कहां से करेगा, ब्रिटिशर्स का लालच बढ़ता जा रहा था। तो ऐसे में फिर 1760 में वेंसीट्राट जो है वो फिर ऑल्टरनेटिव ढूंढना शुरू करते हैं कि मीर जाफर का ऑल्टरनेटिव कौन है, और उनको मीर जाफर का ऑल्टरनेटिव मिलता है 1760 में इन द फॉर्म ऑफ हिज सन इन लॉ मीर कासिम। ऑल्दो मीर जाफर के बाद जो है वो मीरान का क्लेम था थ्रोन पर, राइट। आफ्टर मीरान जफर सन डाइड अ सक्सेशन स्ट्रगल, क्योंकि मीर जाफर जो है वो तंग आ चुका था, वो कह रहा था यार मुझसे ले लो, मेरे से नहीं हो रहा। तो मीरान जो है वो नेक्स्ट था लाइन में। सो लेकिन मीरान के डेथ के बाद भी अब मीरान का लड़का और मीर जाफर का सन इन लॉ, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। एंड मीर कासिम हु वाज द सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर, ही हैड एम्बिशंस। उसके एम्बिशन थे कि भैया मैं नवाब बनूं और मैं थोड़ा जो है वो सिचुएशन को संभालने की कोशिश करूं, क्योंकि मुर्शीद कुली खां हो, राइट, या उसके बाद अली वर्दी खां हो या सिराजुद्दौला हो, ठीक है। स्पेशली अली वर्दी खां के बाद जो है वो कोई भी अच्छे से बंगाल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, राइट। सो मीर कासिम की ये इच्छा थी कि भैया अब बंगाल को, क्योंकि बंगाल वॉज अ वेरी बहुत ज्यादा रिच प्रोविंस था और ब्रिटिशर्स जो उसको खोखला करते जा रहे थे धीरे धीरे, बट स्टिल मीर कासिम को ये उम्मीद थी कि भैया मैं जो है वो बंगाल को ब्रिटिशर्स से जो है वो रिवाइव कर लूंगा एक बार, ठीक है। सो मीर कासिम दो ही वॉज एन एबल फौजदार था मीर कासिम पहले, एंड एडमिनिस्ट्रेशन में काफी निपुण भी था, तो उसे लगा कि भैया मैं बंगाल का नवाब बन के सिचुएशन थोड़ी हैंडल करने की कोशिश करूंगा, राइट। लेकिन मीर कासिम जो है वो वॉरफेयर में इतना इंडल्ज नहीं था, क्योंकि सिराजुद्दौला की मदद करने के लिए उस समय पर वो नहीं आया। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भैया मीर कासिम जो कि एबल भी है, राइट, यानी कि जो मीर जाफर पैसा नहीं इकट्ठा कर पा रहा था, मीर कासिम पैसा इकट्ठा करके भी देगा और वॉरफेयर में उसका इतना इंटरेस्ट भी नहीं है। सो मीर कासिम के साथ गवर्नर वेंसीट्राट जो है वो 1760 में एक ट्रीटी साइन, एक फॉर्मल ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें मीर जाफर जो है वो फॉर्मली एब्डिकेट कर देते हैं अपने थ्रोन को और उनकी जगह पर बिठा दिया जाता है नवाब ऑफ बंगाल बनाकर मीर कासिम को, ठीक है। और अब मीर कासिम के ऊपर जिम्मेदारी जो है वो थोप दी जाती है कि भैया जो मीर जाफर को पेमेंट्स करनी थी अब वो तुम प्रोवाइड करोगे। नाउ ऐसा करने में, ये नवाब चेंज करने में ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो कंपनी काउंसिल थी, उन सब का तो फायदा ही है,
क्योंकि उनका तो मानना यही था ना कि भैया जितने नए नवाब आते जाएंगे वो नवाब, क्योंकि नवाब और मतलब क्लेमेंट्स की कमी तो थी नहीं, जो भी क्लेम करेगा थ्रोन में वो भैया हमें और एडिशनल पैसा देगा। मीर जाफर नहीं तो मिरान सही, मिरान नहीं तो उसका लड़का सही, उसका लड़का नहीं तो मीर कासिम ही सही, मीर कासिम नहीं तो फिर उसके बाद नजीबुद्दौला ही सही, राइट। नवाब की लाइन, नवाब बनने के लिए, वो टाइटल के लिए जो है वो लोग तरस रहे थे और पैसा देने को तैयार थे। और ब्रिटिश जो काउंसिल थी, कंपनी काउंसिल जो थी, वो तो तैयार बैठी हुई थी कि भैया जो हम पैसा दे हम उससे पैसा झरे और हम उन्हें स्क्वीज करें, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स जो बोलते हैं ना कि वी डिड ऑल दिस विद द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, ये यहां पर नजर नहीं आता हमें, बिकॉज दे वर ऑफ द माइंड ऑफ स्क्वीजिंग इंडियन बंगाली नवाब्स। दिस वॉज नॉट डन इन द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस। जिस सीक्वेंस में मीर जाफर, फिर उसके बाद मीर कासिम और फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट जो बंगाल के नवाब बने, या अवध के नवाब वजीर, या उससे पहले उसके बाद जो है वो शाह आलम के साथ जो उन्होंने सलूक किया मुगल बादशाह के साथ, सो इट डजंट अपीयर टू बी डन इन अ फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस, राइट। अनदर थिंग इज ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट पूरा नहीं हो पा रहा था। उसके लिए एक और पॉइंट है यहाँ पर जो अभी मैंने मेंशन किया कि ब्रिटिशर्स कहाँ गया, ट्रेड वाला जो इशू था, ठीक है, 1760 तक चलते चलते फ्रेंच प्रॉब्लम उनकी पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई थी, राइट। तो थर्ड कर्नेटिक वॉर जो है वो अभी चल रहा था 1757 के बाद, और उनकी फ्रेंच वाली जो प्रॉब्लम है पूरी तरह रिजॉल्व नहीं हुई थी। फ्रेंच वर स्टिल अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर ब्रिटिशर्स, राइट। और जो पैसा बंगाल से ब्रिटिशर्स कमा रहे थे, वो पैसा जो है वो जा रहा था कहां पर, एक उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो कंपनी के अपने मतलब परचेजेस में जा रहा था, क्योंकि कंपनी को अभी भी परचेज करना पड़ रहा था बहुत कुछ, राइट। उनके पास फरमान था, लेकिन उसके अलावा भी उनको बहुत सारी चीज़ें परचेज करनी पड़ रही थी। भले ही वो गुमस्ताज के चलते जो है वो बहुत सस्ते दामों में छीन रहे हो लोगों से, बट स्टिल परचेज कर रहे थे। एंड इंडिया हैड अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स टू सेल, राइट। उसके साथ साथ पैरेलल में जो है वो डेक्कन एरिया में, सदर्न इंडिया में जो प्रॉब्लम्स थी, यानी कि फ्रेंच वाला जो इशू था, वहां पर भी बहुत ज़्यादा उनका खर्चा चल रहा था। तो मीर जाफर से वो सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उसकी जगह कोई और सही, तो मीर कासिम को लेकर आया गया। सो लेट अस लुक एट दी स्टेटमेंट्स, राइट। सो डिफरेंसेस बिटवीन मीर जाफर एंड द ब्रिटिश। सो ब्रिटिश डिसकंटेंट विद मीर जाफर, जो कंपनी वॉज अनहैप्पी विद द लो फाइनेंशियल रिटर्न फ्रॉम हिज रूल, दे सस्पेक्टेड हिम ऑफ सीक्रेट नेगोशिएशन विद डच। सो पहली दो प्रॉब्लम्स ये थी, ठीक है, दो ये प्रॉब्लम्स थी इन रिलेशन टू दी टू प्रॉब्लम्स ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट, द प्रॉब्लम ऑफ देयर ट्रेड एंड द प्रॉब्लम ऑफ द ड्रेन ऑफ वेल्थ, ठीक है। देन दे एंटर्ड इनटू अ सीक्रेट अग्रीमेंट, राइट। Vansittart, the governor Vansittart in 1760 entered in a secret agreement with Mir Qasim. So Mir Qasim agreed to pay 29 lakh rupees and cede Midnapur, Bardhaman and Chittagong. पहले बंसी ट्राट ने मीर जाफर से बर्धमान और नाडिया मांगा था। मीर कासिम ने पहले तो उसको 29 लाख रुपए दिए, ठीक है, राइट। वैसे तो मीर जाफर को देने थे, 25 लाख रुपए बचे हुए थे, लेकिन मीर कासिम ने 29 लाख रुपए अपनी तरफ से दिए, ठीक है। देखिए इतना पैसा जो है वो फौजदार के पास इतना पैसा मौजूद था। ध्यान रखिए, ये सिल्वर कॉइन्स में पे किया है उसने, 1 रुपया एक सिल्वर कॉइन था, राइट। सो 29 लाख रुपए उसने पहले पे किए। उसके अलावा मिदनापुर, वर्धमान और चिट्टागोंग जो है वो दे दिया, ठीक है। उसके अलावा हाफ ऑफ द शेयर इन द चुनाम ट्रेड, चूने का जो ट्रेड है, राइट, सिलेट से जो चूने का जो ट्रेड हो रहा है, उसमें हाफ ऑफ द शेयर जो है वो ब्रिटिशर्स को दे दिया मीर कासिम ने, राइट। तो वंसीट्राट जब नेगोशिएट कर रहे होंगे मीर कासिम के साथ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स जो है वो मीर जाफर का अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ रहे थे, अदर फॉर्म्स में ढूंढ रहे थे, लेकिन बिडिंग लगवा रहे थे ना कि भैया कौन सबसे ज्यादा देगा, राइट। तो मिरान का सन से पूछ रहे थे, ठीक है, और मीर कासिम से पूछ रहे थे, और भी छुटपुट छोटे मोटे जो है वो और भी फौजदार और अदर बंगाल के ऑफिसर्स थे, उनसे ही पूछा जा रहा था। मीर कासिम वॉज एबल टू प्रोवाइड देम द मोस्ट, राइट। और उसमें मीर कासिम में ब्रिटिशर्स को एक बैलेंस नजर आ रहा था कि ये ना वॉर करने के लायक है और ये हमें सबसे ज़्यादा पेमेंट भी करके दे रहा है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन में भी निपुण है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा फिर पैसा आगे फर्दर खींच के भी हमें देगा, राइट। सो 29 लाख रुपए तो दिया ही, मिदनापुर, बर्धमान और चिट्टागोंग सीड भी कर दिया। उसके अलावा चुनाम, जो चूने की जो ट्रेड है सिलेट से, बांग्लादेश में है सिलेट, राइट, हाफ हिस्सा उसका भी दे दिया,
बदले में जो है वो नवाब बना दिया मीर जाफर को हटाकर, किसे, मीर कासिम को, राइट। उसके अलावा मीर कासिम अग्री टू क्लियर ऑल आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स ओड टू द कंपनी। पिछले की जो मीर जाफर की जो पेमेंट्स है उसके अलावा जितने भी आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं वो सभी पे करने की प्रॉमिस कर दी। ही प्लेज्ड 5 लाख टू सपोर्ट द कंपनीज मिलिट्री कैंपेन्स इन सदर्न इंडिया, राइट। किसके साथ, फ्रेंच के साथ जो झगड़ा चल रहा था, 5 लाख रुपए वो वहां पर प्रॉमिस कर दिया। अब लेकिन एक म्यूचुअल अलायंस कर लिया कि भैया जो मीर कासिम के दुश्मन हैं वो ब्रिटिशर्स के दुश्मन, जो ब्रिटिशर्स के दुश्मन है वो मीर कासिम के दुश्मन। इस तरह एक फ्रेंडली अलायंस कर लिया और मीर कासिम को जो है वो रूल करने के लिए ब्रिटिशर्स ने छोड़ दिया। ब्रिटिशर्स को लगा कि वाह भैया ये हमें बढ़िया आदमी मिल गया है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेनेंट्स फ्रॉम, और भी थे यहाँ पर कंडीशंस, टेनेंट फ्रॉम नवाब्स एंड कंपनीज लैंड वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम सेटलिंग इन ईच अदर्स टेरिटरीज। सो कैलकाटा के अराउंड जो रीजन दिया, उसके अलावा मिदनापुर, चिट्टागोंग और तीसरा वेयर इज इट, बर्धमान, मिदनापुर और चिट्टागोंग जो दिया, यहां पर जो टेनेंट्स होंगे ब्रिटिशर्स के या रेस्ट ऑफ द रीजन में बंगाल में जो नवाब के टेनेंट्स हैं, ये एक दूसरे के एरियाज को इंक्रोच करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यहां पर जो है वो एक बैलेंस बनाने की भी कोशिश करी, किसने, मीर कासिम ने, ठीक है। देन मीर जाफर वॉज फोर्स टू एब्डिकेट ऑन ग्रांटेड अ पेंशन, 1500 रुपए पर साल में जो है वो कलकत्ता में उसको बिठा दिया गया कि भैया तुम बैठो यहाँ पर और तुम्हारा काम हो गया। और मीर जाफर जो है वो परेशान हो गया था कि मेरे से नहीं हो रहा, हैंडल कर लो अब तुम, ठीक है। नाउ वेंसिट्रॉट कॉल्ड दिस द बंगाल रेवोल्यूशन। नाउ व्हाट हैपेंड इन 1757, देन दिस treaty of 1760 and then what happened in 1764 and subsequently 1765. Now British scholars had called it the Bengal Revolution, especially 1760 के इवेंट को बंगाल रेवोल्यूशन कहा है उन्होंने, राइट, कि भैया रेवोल्यूशनरी काम कर लिया हमने बंगाल में। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट। बंगाल रेवोल्यूशन का जो लेबल ब्रिटिश हिस्टोरियन ने दिया है ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, क्या पॉइंट है इसके, देखिए ना, इट मेयरली रिप्लेस्ड वन पपेट नवाब विद अनदर, ब्रिटिश कंट्रोल रिमेन्ड एब्सोल्यूट, राइट। इट वाज नॉट अ रेवोल्यूशन इन द सेंस कि भैया एक पपेट नवाब हटाया और दूसरा बिठा दिया। अगर ब्रिटिशर्स के सेंस में भी देखें हम अगर इसे, तो ब्रिटिश कंट्रोल रिमेन्ड एब्सोल्यूट, बट लीगल राइट उनका अभी भी नहीं था, उनको लीगल राइट अभी भी नहीं मिला था। भले ही उनका कंट्रोल जो है वो एब्सोल्यूट, उनको अभी लग रहा हो कि उनका कंट्रोल एब्सोल्यूट है, बिकॉज उनकी जो उम्मीदें थी मीर कासिम से, मीर कासिम उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। मीर कासिम के अपने जो है वो प्लान्स थे, राइट। देन देयर वाज नो पॉपुलर मूवमेंट, बंगाल पीपल वर पैसिव ऑब्जर्वर्स। नाउ कोई पॉपुलर मूवमेंट नहीं था, जो रूलिंग क्लास में चल रहा था लोग उनको होने दे रहे थे, ठीक है। बिकॉज बहुत इस तरह की अप एंड डाउन्स जो है वो बंगाल के लोग ऑलरेडी देख चुके थे, काफी समय से देख रहे थे, राइट। तो जो बंगाल के मर्चेंट्स थे या अदर ऑफिशियल्स थे या जो भी नोबिलिटी थी, चाहे वो मुस्लिम नोबिलिटी हो चाहे वो हिंदू नोबिलिटी हो, दे वर नॉट पेइंग दैट मच हीड। उनको यह था कि भैया हमारा ट्रेड तो परस्पर चलता रहेगा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बिकॉज उनके पास ट्रेड ही करने को इतना कुछ था, उनको आइडिया, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई आइडिया नहीं था कि ब्रिटिशर्स की भूख कितनी बड़ी है, राइट। उन्हें लगा कि भैया जो हम ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड कर पा रहे हैं म्यूचुअल हमारा बेनिफिट, और क्योंकि अभी तक तो म्यूचुअल बेनिफिट ही हो रहा था 1757 से पहले, या इनफैक्ट 1760 से पहले भी। बट इसके बाद जो धीरे धीरे स्पेशली 1765 के बाद जो रूप बदल लिया अचानक से कंपनी ने, वो बंगाल के लोग जो है एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। तो इस सेंस में भी कोई रेवोल्यूशन नहीं है, क्योंकि देयर वाज नो पॉपुलर अपराइजिंग, देयर वाज नो पॉपुलर इन्वॉल्वमेंट, इट वाज मोर ऑफ एन अफेयर ऑफ द रूलिंग एलिट्स। Now, without genuine mass participation or a shift in real power, calling it a revolution is unjustified. Right? Mass movement नहीं था और real power shift नहीं था। एक puppet ruler जो है वो दूसरा puppet ruler बैठ गया, कोई real power shift नहीं हुआ। और ब्रिटिशर्स का कंट्रोल तो था लेकिन उनके पास लीगल राइट्स नहीं थे, लीगल कंट्रोल नहीं था, राइट। पपेट रूलर्स के माध्यम से वो कंट्रोल कर रहे थे। एंड देन अगेन पूरी तरह वो मीर कासिम को सब्जुगेट नहीं कर पाए, राइट। दैट ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट, टू द प्रीलूड ऑफ द बैटल। बैटल से पहले की क्या क्या घटनाएं हैं, राइट। सो मीर कासिम को जो है वो बिठा दिया गया नवाब बनाकर, बट मीर कासिम हैड हिज ओन आइडियाज, राइट। नाउ अब ब्रिटिश हिस्टोरियन ये बोलते हैं
कि मीर कासिम जो डिफेक्ट कर गया, उनके अकॉर्डिंग मीर कासिम तो डिफेक्ट कर गया, बिट्रे कर दिया उसने ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने भरोसा करके मीर कासिम को जो है वो नवाब बनाकर बिठाया था। देखिए उनकी अगेन उनकी ऑडेसिटी देखिए। वो ये कह रहे हैं कि मीर कासिम को हमने भरोसा करके बिठाया, लेकिन मीर कासिम जो है वो दो इश्यूज है मीर कासिम के सामने। पहला इश्यूज है इंटरनल ट्रेड का, और दूसरा इश्यू है अपने जो एम्बिशंस हैं उसके। ठीक है ना। इंटरनल ट्रेड का इश्यू जो पहले सिराजुद्दौला ने भी उठाया था कि दस्तक का जो है वो मिसयूज कर रहे हैं, जो दस्तक जिस सेंस में दी गई है उसका मिसयूज किया जा रहा है ब्रिटिश ऑफिसर्स, कंपनी ऑफिसर्स और ब्रिटिश प्राइवेट मर्चेंट्स द्वारा। ठीक है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ये कहते हैं कि भैया मीर कासिम की बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल ट्रेड नहीं था, मीर कासिम की बड़ी प्रॉब्लम थी उसका अपना एम्बिशन। मीर कासिम जो है वो ब्रिटिशर्स ने मीर कासिम को नवाब बनाकर बिठाया, और ये जो पावर उसको मिली थी, इस पावर को आधार बनाकर अब वो आउस्ट करना चाहता है ब्रिटिशर्स को। He want to oust Britishers and he want to align himself with Duchess, right, or with French or other competitors of Britishers. Although this was not entirely correct because Duchess को जो है वो Britishers ने 1759 में खदेड़ दिया था बैटल ऑफ बेदरा में, और फ्रेंच को जो है वो 1760 में सबड्यू कर लिया था पूरी तरह। सो ये दोनों क्लेम जो है वो ब्रिटिशर्स के सही नहीं है, राइट। मीर कासिम पर इल्जाम ये लगा कि मीर कासिम जो है वो अगेन जो मीर जाफर पर इल्जाम लग रहा था कि शाह आलम सेकंड के साथ जो है वो मिलकर ब्रिटिशर्स को वो आउस्ट करना चाहता है। ब्रिटिशर्स ने जो उसको नवाब बनाकर बिठाया है वो अब उसी मतलब पोजीशन का फायदा उठाकर ब्रिटिशर्स को हटाना चाहता है। ठीक है, दिस वाज द क्लेम ऑफ ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश हिस्टोरियन। बट जब हम अच्छे से थोड़ा सा स्टडी करते हैं, या अदर इंडियन हिस्टोरियंस भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना लेकर आते हैं, या नई स्टडीज़ क्या सजेस्ट करती है हमें, या रिविजनिस्ट अप्रोच क्या स्टडी करती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था, राइट। इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। मीर कासिम का एक बहुत बड़ा इशू था इंटरनल ट्रेड। ठीक है, क्यों? क्योंकि मीर कासिम वांटेड कि भैया जो ट्रीटी साइन हुई है उस ट्रीटी को ऑनर किया जाए, यानी कि जो मैंने प्रॉमिस किया ब्रिटिशर्स को मैं वो उन्हें प्रोवाइड करूं। लेकिन वो अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए मुझे रेवेन्यू भी तो जनरेट होना चाहिए ना, राइट। और वो रेवेन्यू ब्रिटिशर्स की दस्तक की मिसयूज की वजह से जनरेट ही नहीं हो पा रहा अच्छे से, पहली प्रॉब्लम। और जो गोमुस्ताज का इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रिटिशर्स, गोमुस्ता इज अ पर्शियन वर्ड फॉर एजेंट, राइट। सो कंपनी एजेंट्स जो गोमुस्ताज अपने फर्दर एजेंट्स का इस्तेमाल करके जबरदस्ती एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। 1/4 दामों में जो है वो चीजें छीन ले रहे हैं एक तरह से लोगों से, मर्चेंट से, इंडियन मर्चेंट से। उसके अलावा दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं, राइट। मीर कासिम के ऑफिस में आकर मीर कासिम के ऑफिसर्स से बदतमीजी कर रहे हैं, मीर कासिम की अथॉरिटी को फ्लाउंट कर रहे हैं, राइट। मीर कासिम की अथॉरिटी को कुछ नहीं समझ रहे। ठीक है, सो एक तो रेवेन्यू जो है वो ठीक से मीर कासिम जनरेट नहीं कर पा रहा है, और दूसरा ये कि मीर कासिम के एम्बिशंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स को आउस्ट करने के लिए नहीं थे। मीर कासिम के एम्बिशन थे ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन को करटेल करने के, कि जितना चला गया है उतना चला गया है। ठीक है, बिकॉज ही वांटेड टू ऑनर द ट्रीटी, कि जो मैंने मिदनापुर, चिट्टागोंग और बर्दमान अगर दे दिया है तो वो रखो तुम, लेकिन बाकी पर एनक्रोचमेंट ना हो ब्रिटिशर्स का, राइट। सो ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में उसने कैपिटल शिफ्ट करी, वहां पर उसने अपने आप को प्रॉपर एस्टेब्लिश किया ताकि वो मुर्शिदाबाद, कलकत्ता, उस सब की पॉलिटिक्स से जो है वो थोड़ा दूर हो जाए, ब्रिटिशर्स की नजरों से थोड़ा दूर हो जाए। और फिर उसने अपने आप को फॉरेन लाइंस पर अपनी मिलिट्री को जो है वो डेवलप करना शुरू किया, क्योंकि उसने प्लासी में देख लिया था और नीचे फ्रांस में देख लिया था, मतलब फ्रांस के साथ ब्रिटिशर्स की जो बैटल है वहां देख लिया था, यानी कर्नाटिक वॉर्स में समझ लिया था उसने कि भैया मॉडर्न लाइंस में अपनी आर्मी को अलाइन करना कितना ज्यादा जरूरी है, राइट। सो मीर कासिम के एम्बिशंस तो थे, लेकिन इट वाज नॉट टू आउस्ट टू ब्रिटिशर्स, लेकिन अब उसके पास जो बचा है एरिया उसको अच्छे से रूल करने के, राइट। वो प्रॉपर मतलब बंगाल का नवाब जो है वो बनना चाह रहा था प्रॉपर, मतलब या अच्छी तरीके से बंगाल की नवाबी चाहती, यानी कि वो जो पपेट रूलर वाला जो टैग उस पर लग गया है वो टैग वो हटाना चाह रहा था। एंड ही वाज क्वाइट, मतलब वो एक निपुण एडमिनिस्ट्रेटर था, उसने कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन में यानी टैक्स कलेक्शन में कुछ ऐसे चेंजेस किए जिससे रेवेन्यू जो है वो कुछ हद तक बढ़ा भी। लेकिन ब्रिटिशर्स की इंटरनल ट्रेड की जो पॉलिसीज थी, दस्तक का जो मिसयूज था, स्टिल वो बड़ी प्रॉब्लम जो है वो मीर कासिम के लिए बना रहा, राइट।
उसके लिए मीर कासिम ने कई जो है वो कई बार जो काउंसिल है इनकी कंपनी काउंसिल जो है कलकत्ता में उसको कई बार खत लिखे, उनको बताने की कोशिश करी कि भैया आपके जो एजेंट्स हैं जो गुमुस्ताज हैं वो मेरी प्रजा के साथ मेरी जनता के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, एग्रीकल्चर को हानि पहुंचा रहे हैं, ट्रेड को हानि पहुंचा रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे में वॉरेन हेस्टिंग्स और वेंसीट्राट जो है वो फिर मुंगेर जाकर एक अग्रीमेंट जो है वो मीर कासिम के साथ करने की कोशिश भी करते हैं। राइट, कई बार जो है मीर कासिम जब लिखता है तो फिर वेंसीट्राट और वॉरेन हेस्टिंग्स जो है वो जाते हैं मुंगेर और मीर कासिम के साथ अग्रीमेंट करते हैं कि चलो ठीक है, तुम एक काम करो कि दस्तक करने का जो है वो राइट केवल तुम्हारे पास रहेगा, दस्तक देने का राइट हम जो है मिसयूज नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कहने पर जिसको तुम दस्तक, हम जिसे कहें उसे तुम्हें दस्तक देनी पड़ेगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट 9% ड्यूटी, 9% ड्यूटी जो है वो जो भी इंटरनल ट्रेड पर है वो ब्रिटिशर्स जो है वो पे करेंगे और गोमुस्तास जो है वो उन पर कंट्रोल जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा, क्योंकि गोमुस्तास वर नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ मीर कासिम्स ओन कोर्ट्स, जो उनकी ट्रेडिशनल कोर्ट्स थी अपनी, गोमुस्तास उसके अंडर नहीं थे। राइट, और गोमुस्तास जो इलीगली कलेक्ट कर रहे थे रेवेन्यू, वही एक बहुत बड़ा सोर्स था ब्रिटिशर्स के लिए इनकम का, या कंपनी के लिए इनकम का। तो गोमुस्ताज को जो है वो अपने अंडर लाना चाह रहे थे मीर कासिम। तो वेंसीट्राट और वॉरेन हेस्टिंग्स कुछ जो है वो अग्रीमेंट करके आए। जब वापस कैलकाटा आए तो कैलकाटा की जो काउंसिल है, राइट, जो कंपनी काउंसिल है, जो कैलकाटा काउंसिल है, उसने बिल्कुल मना कर दिया कि तुम ये किससे पूछ कर गए, हम तो बिल्कुल अग्री नहीं करेंगे इन सबको। राइट, वही कैलकाटा काउंसिल जिसको 29 लाख जो है वो पहले मीर कासिम दे चुका था अलग अलग कैलकाटा काउंसिल के ऑफिसर्स को। और यहां पर अगेन मीर कासिम ने फिर से प्रॉमिस किया कि भैया मैं ट्रीटी जो हमारी हुई है उसको मैं पूरी तरह से ऑनर करने को तैयार हूं, लेकिन आप मुझे रेवेन्यू जो है वो जनरेट तो करने दो, थोड़ा अपने लोगों पर कंट्रोल करो। सो वेंसीट्राट वाज अ लिटिल, वेंसीट्राट एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वर लिटिल सॉफ्ट टुवर्ड्स मीर कासिम। दे वर अंडर, वो ये समझ रहे थे कि भैया मतलब जो सोने के अंडे देने वाली जो मुर्गी है उससे रोज अंडा लेना चाहिए, ना कि एक बार मुर्गी को मार दो इस चक्कर में कि भैया सारा सोना एक बारी में मिल जाए। ठीक है, दैट इज नॉट वाइज। सो वेंसीट्राट एंड वॉरेन हेस्टिंग्स वर ट्राइंग टू डू दैट, दे वर ट्राइंग टू डू द वाइज थिंग। राइट, लेकिन जो अदर कंपनी काउंसिल के लोग हैं, ठीक है, ये कैलकाटा काउंसिल के जो लोग थे, उनका यह मानना था कि यार मीर कासिम नहीं तो कोई और सही, तुम स्क्वीज करो ना बंगाल को। ठीक है, हमारा काम है, कंपनी का काम है स्क्वीज करना बंगाल को। मीर कासिम नहीं पूरी कर पाएगा हमारी सारी डिमांड्स, तो कोई और नवाब करेगा। नवाब बनने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। ठीक है, तो मीर कासिम अगर लड़ना चाहता है तो लड़े, कोई चक्कर नहीं। नाउ दिस ग्रेजुअली एस्केलेटेड टुवर्ड्स वॉर। फिर उसके बाद पटना में जो ऑफिसर बिठाया हुआ था वो मुंगेर में जो है वो थोड़ी बहुत छुटपुट मतलब झड़प करता है मीर कासिम के साथ, और मीर कासिम बचते बचाते जो है वो पहुंच जाता है अवध। और अवध में जो है वो ऑलरेडी वहां पर शाह आलम द्वितीय जो है वो दिल्ली में अपने वजीर से तंग होकर, उसके जो अफगान वजीर थे उनसे परेशान होकर, मराठाज और ऊपर से जो अफगानी आ रहे थे, ठीक है, उन सब से बचते बचाते आकर जो है वो अपनी दस्तक लेकर, अपनी स्टैंप वगैरह लेकर पहुंच गया अवध में। ठीक है, और अवध में जो नवाब वजीर जो बैठा था, क्योंकि ट्रेडिशनली जो अवध का नवाब था ही वॉज कंसिडर्ड टू बी वजीर। अभी कुछ ही टाइम पहले जो है वो ये बात जो है वो फिक्स हुई थी। ठीक है, याद होगा आप लोगों को नादिर शाह के आक्रमण के बाद। ठीक है, सफदरजंग, सो सफदरजंग वॉज मेड दी नवाब वजीर, सफदरजंग वॉज द नवाब ऑफ अवध। राइट, तो उसी के जो डिसेंडेंट्स थे शुजाउद्दौला को अपना वजीर बनाकर शाह आलम ने बिठा दिया। ठीक है, कि भैया तुम मेरे वजीर हो और मैं तुम्हारे पास बैठ रहा हूं। और दिल्ली वो एक तरह से अवध से चलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली में ऑलरेडी जो पहले से पावर पकड़ कर बैठे हुए थे अफगानी उसके वजीर, वो शाह आलम के खून के पैसे बैठे थे। तो शाह आलम दिल्ली से जो है भागा, अवध पहुंचा, उधर से आ गया। अब अवध में, दिस इज अवध, ठीक है, दिस इज बंगाल एंड दिस इज हियर इट इज दिल्ली। अवध की बाउंड्रीज जो है वो दिल्ली, और ऊपर जो है वो रॉयल बंगश पठान थे। दिल्ली से यहाँ जाट, इधर राजपूताना, और नीचे मराठास धीरे धीरे इनकर्शन बढ़ा रहे थे अपना। राइट, इनफैक्ट मराठास जो है वो यहाँ तक फैल गए थे। दिस वाज बंगाल, राइट, एंड दिस इज पेनिनसुलर इंडिया। सो बंगाल जो है वो यहाँ पर है। सो
बंगाल में मुंगेर से भागकर जो है वो पहुंचे अवध, यहाँ पर दिल्ली से शाह आलम पहुंचे हुए हैं और अवध का नवाब है ही। तो इन तीनों ने जो है वो प्लानिंग बनाई कि भैया वी नीड टू टेक अ कंबाइंड स्टैंड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स को हमें मिलकर जो है वो भगाना ही पड़ेगा। नाउ ऐसे में अवध का नवाब वजीर ये सोच रहा था कि बंगाल में जो है ब्रिटिशर्स को भगाकर मैं कंट्रोल कर लूंगा बंगाल को। और मैंने आपको बताया ही कि जितने भी प्रोमिनेंट प्रिंसेस रहे हैं, ठीक है, मुगल बादशाहों के, उन्हें बंगाल जो है वो दिया जाता था रूल करने के लिए, ताकि उनको अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए कि सुल्तान या बादशाह जब वो बनेंगे तो कैसे रूल करेंगे। शाह आलम का अपना जो है वो एम्बिशन था कि भैया मैं ब्रिटिशर्स को भगा दूंगा और मैं बैठ जाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, और मीर कासिम को साइड करके मैं बंगाल पकड़ के बैठ जाऊंगा। तो बंगाल पर तीनों की नजर थी, ब्रिटिशर्स को तीनों भगाना चाहते थे, राइट। और ब्रिटिशर्स अब रेडी थे, मैंने आपको बताया ना, कंपनी काउंसिल जो है, कलकत्ता काउंसिल जो है वो पूरी तरह रेडी थी उनके पास, क्योंकि अब ठीक ठाक पैसा आ गया था। अब उनको कॉन्स्पिरेसी करने की खास जो है वो जरूरत नहीं थी, राइट। क्यों? क्योंकि क्लाइव ने जो है वो प्रोसेस शुरू कर दिया था। ऑल्दो क्लाइव वाज रिकॉल्ड, इंग्लैंड जो है क्लाइव को वापस बुला लिया गया था, लेकिन क्लाइव ने वो प्रोसेस शुरू कर दिया था कि भैया हमारे पास जो अंग्रेजी सोल्जर है वो कम है, लेकिन इंडियन सोल्जर्स को अगर हम यूरोपियन लाइंस पे ट्रेन करते हैं, सो दे आर मतलब एज गुड एज यूरोपियन सोल्जर्स, इवन बेटर, बिकॉज दे नो द नेचुरल टेरेन एंड द लैंग्वेज एंड कल्चर एंड एवरीथिंग, राइट। सो यूरोपियंस के पास जो है वो अपनी सेना भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी, यानी ब्रिटिशर्स के पास, बिकॉज दे स्टार्टेड ट्रेनिंग इंडियन सोल्जर्स ऑन देयर लाइन्स। सो नाउ ब्रिटिशर्स वर रेडी टू फाइट अ पिच बैटल विद द इंडियन रूलर्स। बिफोर दिस, अभी तक यानी बक्सर से पहले, यूरोपियन पावर्स वर नॉट रेडी, अपार्ट फ्रॉम डुप्ले वट ही डिड इन, मतलब पहले जो उसने आरकोट में किया या मद्रास में किया, दे वर नॉट रेडी, मतलब यूरोपियंस वर नॉट रेडी टू फाइट अ पिच बैटल अपार्ट फ्रॉम डुप्ले, राइट। बट नाउ यूरोपियंस वर या ब्रिटिशर्स वर रेडी। अगर हम केवल ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स वर नॉट रेडी अप टिल नाउ टू फाइट अ पिच बैटल। आप कहेंगे सर प्लासी में जो है पिच बैटल करने वो आ गए, 3-3,500 सैनिक लेकर 50,000 से लड़ने। क्लाइव को पता था कि धोखा होने वाला है, तो क्लाइव को पता था कि ये पिच बैटल नहीं होगी, ये मुकाबले की बैटल नहीं होगी, राइट। अगर क्लाइव को पता होता कि ये मुकाबले की बैटल होने वाली है, तो वो 50,000 के अगेंस्ट कभी 3,000 सैनिक लेकर नहीं उतरता, राइट। लेकिन बक्सर के टाइम जो है वो ब्रिटिशर्स वर कॉन्फिडेंट कि भले ही हमारे नंबर्स कम हो, लेकिन हमारा डिसिप्लिन, हमारी मिलिट्री टैक्टिक्स, ये सब जो है वो ज़्यादा बेटर हैं इंडियन रूलर्स से। भले ही इंडियन रूलर्स के पास नंबर्स हों, भले इंडियन रूलर्स के पास भी गन्स एंड कैनन्स, वो सारी चीज़ें हों, ठीक है। सो दैट इज द प्रीलूड टू द वॉर। और फिर फाइनली जो है वो बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें ऑब्वियसली मुनरो के अंडर ब्रिटिशर्स जो है वो डोमिनेट कर जाते हैं इंडियन फोर्सेस को, एंड उसके बाद जो है फिर ट्रीटी साइन होती है। एक बार जब डोमिनेट कर जाते हैं इंडियन फोर्सेस को, तो फिर क्लाइव को वापस बुला लिया जाता है कि क्लाइव ने जो है वो पहले भी इंडियन रूलर्स के साथ ट्रीटीज करी है, हैंडल किया है, बहुत बढ़िया बेनिफिट उसने हमें दिया था, ठीक है। ये वेंसीट्राट हो गए और ये हेस्टिंग्स वगैरह हो गए, ये तो मीर कासिम की सारी बातें मानने चले गए थे, ठीक है, या मीर कासिम के फेवर में चले गए थे। नहीं, हमें क्लाइव चाहिए जो कि इंडियन रूलर्स को थोड़ा सा कंट्रोल में रखकर मैक्सिमम बेनिफिट उनसे निकाल सके। तो क्लाइव को वापस बुलाया गया, एंड देन इन 1765 क्लाइव कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द नवाब ऑफ बंगाल एंड विद शाह आलम सेकेंड, सॉरी नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम सेकेंड, राइट। बिकॉज नवाब ऑफ बंगाल तो जो है वो फिर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, उसके साथ ट्रीटी करने का कोई मतलब नहीं रहा, बिकॉज चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो अवध हो, चाहे वो निजाम हो हैदराबाद का, दे ऑल केप्ट दैट, मतलब एक जो है वो उन्होंने फॉल्स सोवरेनिटी जो है वो बनाए रखी कि सोवरेन जो है वो मुगल्स है, राइट। और शाह आलम अपनी स्टैंप वगैरह लेकर तो आया ही हुआ था। तो ब्रिटिशर्स को ये बात समझ आ गई, क्लाइव को खासतौर पे बात समझ आ गई कि चाहे मुगल रूलर्स के पास या शाह आलम के पास कोई एक्चुअल पावर हो या ना हो, उसके पास लेजिटिमेसी है, तो वो लेजिटिमेसी जो है वो हमें हासिल करना बहुत जरूरी है। तो थोड़ी देर में देखते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद क्या बोलती है, बट लेट अस अगेन गो थ्रू दिस पॉइंट्स। So this is the prelude to the battle. So East India Company initially expected Mir Qasim to be a compliant puppet ruler. Mir Qasim asserted his authority especially against Ram Narayan,
राइट, द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ बिहार, जो कि पहले मना कर रहा था मीर जाफर को, मीर जाफर की भी अथॉरिटी मानने के लिए। मीर जाफर ने इसको पनिश करने की कोशिश भी करी, लेकिन क्लाइव ने सपोर्ट दिया। क्लाइव को जब वापस बुला लिया गया, मीर कासिम को शक्ति में बिठाया गया, फिर मीर कासिम ने बाद में रामनारायण से निपटा, उसको पकड़ा और उसको एग्जीक्यूट भी किया। ठीक है। हु रिफ्यूज टू सबमिट रेवेन्यू अकाउंट्स। नाउ रामनारायण वाज प्रोटेक्टेड बाय कंपनी, इंटेंसिफाइंग टेंशंस बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिश। सो मीर कासिम को धीरे धीरे लगने लगा कि भैया ब्रिटिशर्स जो है वो मेरी पॉलिटिकल अथॉरिटी को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। A major source of conflict was the misuse of dastak, trade permits exempting goods from duties, which reduced Nawab's revenue, created unfair competition for local merchants, enabled company servants to engage in private trade under imperial farman and privileges, led to coercive practices and resale of dastaks to Indian traders for commission. So basically, अगर रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू ट्रेड से आ रहा है सबसे ज्यादा बंगाल से। ठीक है, एग्रीकल्चर से तो आ ही रहा है, लेकिन ज्यादातर रेवेन्यू ट्रेड से आ रहा है। और अगर ब्रिटिशर्स दस्तक का यूज करके फ्री ट्रेड करने की इजाजत दे देंगे ज्यादातर लोगों को या बड़े मर्चेंट्स को, और वो कमीशन ब्रिटिशर्स खाएंगे, तो नवाब रेवेन्यू कहां से जनरेट करेगा। तो इंटरनल ट्रेड जो है वो ब्रिटिशर्स मतलब नवाब की बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो नवाब की सोवरेनिटी को चैलेंज था वो। ठीक है, तो फिर जैसे मैंने आपको कहा कि वेंसीट्राट और वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ जो है अग्रीमेंट करने की कोशिश करी, दैट फेल्ड। उसके बाद मीर कासिम ने एक ऐसा स्टेप उठाया विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर ब्रिटिशर्स। ही अबॉलिश्ड ऑल फ्री, he made the trade duty free for everyone. That rendered the point mute. The फरमान ऑफ 1717 को बिल्कुल उसने मतलब मीनिंगलेस कर दिया। अब सभी लोग अगर ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं तो कमीशन ब्रिटिशर्स को कैसे मिलेगा, राइट। सो दिस वाज द फाइनल रीजन, जिसके बाद अब ब्रिटिशर्स के लिए मतलब जो कंपनी काउंसिल है, कैलकाटा काउंसिल है, उन्होंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब मीर कासिम को हटाना पड़ेगा, किसी और को बिठाना पड़ेगा। मीर कासिम जो है वो मतलब हमारे लिए अब काम का नहीं रहा, राइट। So in retaliation, Mir Qasim abolished all internal duties aimed for equal trade conditions. The British opposed this move, demanding preferential treatment over other traders. This dispute over trade and transit duties escalated into open conflict in 1763, और फिर उसके बाद जो है वो फिर मुंगेर से भागकर चले जाते हैं अवध। कौन? मीर कासिम। ठीक है। देन मिलिट्री एंगेजमेंट होते हैं बिफोर बक्सर। So the British defeated Mir Qasim forces in series of battles in Katwa, in Murshidabad, Giriya, Suti, Munger. Mir Qasim fled to Awadh and formed a tripartite alliance with Shujauddaulah, Nawab of Awadh, Nawab Wazir of Awadh after Safdarjung, and Shah Alam II, the Mughal emperor. Now their goal was to reclaim Bengal from British control. अपने अपने लिए बंगाल जो है वो चाहते थे। ठीक है। अदर पॉइंट इसमें हम देखें तो अगर मेंस में कोट करने के लिए आप जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर और पॉलिटिकल फैक्टर के फॉर्म में जो है वो आप लिख सकते हैं। व्हाट वाज द डिफरेंसेस बिटवीन मीर कासिम एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। मैंने आपको इनको एक्सप्लेन कर दिया, बस इन दो हेडिंग के अंडर आप इनको लिख सकते हो। ठीक है। क्या क्या है इकोनॉमिक फैक्टर्स? सो आफ्टर प्लासी, कंपनी मर्चेंट्स ग्रू अग्रेसिव, लूटिंग एंड प्लंडरिंग द कंट्री साइड विद द हेल्प ऑफ गोमुस्तास, राइट। जो गोमुस्तास इज पर्शियन वर्ड फॉर एजेंट। सो जो एजेंट्स थे ब्रिटिशर्स के, वो लोगों से सामान छीन ले रहे हैं, 1/4 मार्केट से 1/4 दाम पर छीन ले रहे हैं, और फिर कोई ड्यूटीज भी नहीं दे रहे, तो मार्केट खराब कर रहे हैं। बेसिकली एक तरह से लूट मचाई हुई है। और जो पेजेंट या जो मर्चेंट, जो ट्रेडर ना बेचे सामान, उसको फिर वो ओपनली फ्लॉक कर रहे हैं, ओपनली पनिशमेंट दे रहे हैं। एक पेड़ के नीचे जो है वो एक मतलब एक कोर्ट सी लगा के अपनी गोमुस्तास या ब्रिटिश कंपनी ऑफिशियल्स उनको पनिशमेंट्स दे रहे हैं। दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल मतलब एंटिटी। खुद से जो है पनिशमेंट्स देनी उन्होंने शुरू कर दी, राइट। दिस वाज अ चैलेंज टू द सोवरेनिटी ऑफ मीर कासिम, बिकॉज मीर कासिम कह रहा था कि भैया मेरी जो ट्रेडिशनल कोर्ट्स हैं उनको डिसीजन लेने दो, गोमुस्तास को जो है वो गोमुस्तास को बर्खास्त करो। गोमुस्तास का यूज क्यों कर रहे हैं आप? मैं आपको टैक्स कलेक्ट करके दूंगा। ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटिशर्स के लिए गोमुस्तास, और ये उनका इलीगल सोर्स था। ये राइट नहीं था उनके पास दस्तक थी, राइट। गोमुस्तास यूज करने का राइट नहीं था। ये वो अथॉरिटी को फ्लॉन्ट कर रहे थे मीर कासिम की। ना गवर्नर इग्नोर्ड मीर कासिम्स रिपीटेड कंप्लेंट्स अबाउट द लॉ एंड ऑर्डर
and chaos. Mir Qasim was deeply offended by the misuse of Dastak, trade permits, exempting company goods from duties. ये तो पुराने समय से चला आ रहा था, बट ये भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुर्शीद कुली खां हो या उसके बाद अली वर्दी खां हो, राइट, वो भी दस्तक को टॉलरेट करते आ रहे थे। प्रॉब्लम यह थी कि दस्तक का मिसयूज इतना ज़्यादा बढ़ गया था और गोमुस्तास जो अग्रेसिव प्लंडरिंग चल रही थी कंट्री साइड में, लूट चल रही थी लिटरली, राइट, जो लॉ एंड ऑर्डर केओस कंपनी के ऑफिशियल्स ने मचाया हुआ था, उसके चलते रेवेन्यू ही नहीं जनरेट कर पा रहा था मीर कासिम। तो मीर कासिम से पहले अली वर्दी खां, मुर्शीद कुली खां जो टॉलरेट करते आ रहे थे दस्तक को, सिराजुद्दौला दस्तक को इनिशियली टॉलरेट कर रहा था, लेकिन फिर जो उसका मिसयूज धीरे धीरे बढ़ता है और मीर जाफर एंड मीर कासिम के टाइम पर वो एपिटोम पर पहुंच जाता है, मीर कासिम के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। देन ही मतलब रिपीटेडली कंप्लेंट करता है, फिर दो लोग मिलने आते हैं, उससे जो अग्रीमेंट होता है वो फिर फुलफिल नहीं हो पाता, फिर मीर कासिम जो है वो हटा देता है, मतलब ड्यूटी सबके लिए हटा देता है, राइट। दैट फाइनली रिजल्टेड इनटू कॉन्फ्लिक्ट। फिर मीर कासिम पर अटैक्स होने शुरू हो जाते हैं मुंगेर में, और मीर कासिम मुंगेर छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। और फिर फाइनली होती है बक्सर की बैटल। ये पूरा पॉलिटिकल इवेंट जो है वो आपको समझना है, विद ऑल्सो द इकोनॉमिक फैक्टर्स। और ब्रिटिशर्स का क्या एजेंडा है ये भी हमें अच्छे से समझना है। ब्रिटिश हिस्टोरियंस क्या बोलते हैं इसमें, जो हिस्टोग्राफिकल डिबेट्स है वो भी हमें अच्छे से समझनी है, राइट। वो सब चीजें तो ऑब्वियसली इन द नेक्स्ट सेशन क्वेश्चंस के माध्यम से मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। नाउ इट रेज द क्रूशियल क्वेश्चन, हु हेल्ड द रियल पावर, किंग या किंग मेकर, राइट। Now Britishers company they were the king makers and they wanted the king makers to be the sole power. लेकिन मुर्शीद कुली मीर कासिम जो है वो चाहता था कि भैया मेरी थोड़ी बहुत तो साख बची रहे, बंगाल का नवाब हूं आखिरकार मैं, ठीक है। सो टू एस्केप ब्रिटिश इन्फ्लुएंस मीर कासिम शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर. He reorganized his army along European lines and established gun factory at Munger. He sought formal recognition from Mughal Emperor Shah Alam II. शाह आलम II को पैसे देकर उसने फॉर्मल जो है वो उससे रूलिंग राइट्स ले लिए, यानी सनद ले ली उसने, ठीक है। नाउ दिस ऑल्सो चैलेंज्ड ब्रिटिशर्स कि भैया ब्रिटिशर्स तो पपेट रूलर चाहते हैं और यहाँ पर अपने आप को लेजिटिमाइज करता जा रहा है मीर कासिम. अगेन इट वॉज अ प्रॉब्लम फॉर देम, राइट. Then finally the battle happens, the Battle of Buxar. Open conflict erupted in 1763 over these economic and political disputes. Mir Qasim was defeated and fled to Awadh. He allied with Shujauddaulah, Nawab of Awadh, and Shah Alam II. On October 22nd, 1764, combined forces were routed by the company army. 1765 Treaty of Allahabad formalized the three separate agreements, right? Company Bengal, Company Awadh, and Company शाह आलम II. 1765 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद जो है वो फिर फाइनली ब्रिटिशर्स को प्रॉपर तरीके से एस्टेब्लिश कर देती है बंगाल में, ठीक है. अब आफ्टरमैथ क्या होता है इसका, पॉलिटिकल कंसीक्वेंस क्या होता है इस बैटल का ना. मीर जाफर को वापस जो है वो बिठा दिया जाता है, कलकत्ता से रिटायरमेंट से वापस बुलाते हैं कि चलो आ जाओ, कोई बात नहीं, अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है, अब तुमसे पैसा लेने की ज़रूरत नहीं है, हमने अलग इंतजाम कर लिया पैसा इकट्ठा करने का. वो मैं आपको ट्रीटी समझाते समय डिटेल में बताऊंगा. मीर जाफर रीइंस्टेटेड एज नवाब इन 1763, सीडेड मिदनापुर, बर्दवा, चिट्टागोंग. दीज डिस्ट्रिक्ट वर हैंडेड ओवर फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंपनीज आर्मी, राइट. सो मिदनापुर, बर्दवा, चिट्टागोंग जो है वो सीड कर दिया गया कंपनी को पूरी तरह. पहले भी दिया गया था, फिर से पूरी तरह कंपनी के अंडर दे दिया गया ताकि कंपनी अपने आप को मेंटेन कर सके इन तीन डिस्ट्रिक्ट्स के माध्यम से, राइट. Apart from that, the company was granted duty-free trade in Bengal with 2% duty on salt as the only exception. जबकि 9% जो है वो डिसाइड हुआ था, जो कि मतलब डिसाइड हुआ था लेकिन वो अप्लाई नहीं हो सका, लेकिन 9% जो है वो डिसाइड किया गया था मीर कासिम एंड वंसी ट्राटर वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा. लेकिन यहाँ पर केवल 2% टैक्स जो है वो भी केवल सॉल्ट पर. उसके अलावा सॉल्ट पीटर हो, चाहे ओपियम हो, चाहे सिल्क है, चाहे कॉटन है, जो भी है, किसी पर कोई भी ड्यूटी नहीं, ठीक है. आफ्टर मीर जाफर्स डेथ, हिज माइनर सन नजीमुद्दौला बिकेम नवाब, और नजीमुद्दौला वाज प्रॉपर पपेट. नजीमुद्दौला जो है वो कुछ नहीं कर सका. कि नजीमुद्दौला को बिठाया गया क्योंकि पहले जो है वो मीर जाफर को क्यों बिठाया या मीर कासिम को क्यों बिठाया, क्योंकि उनसे पैसा लेना था,
राइट। लेकिन अब नवाब से पैसा लेने की ज़्यादा ज़रूरत ब्रिटिशर्स के पास, ज़्यादा ज़रूरत ब्रिटिशर्स को नहीं थी, क्योंकि पैसे इकट्ठा करने का बंगाल से वो एक अलग इंतजाम कर चुके थे, राइट। मुगल बादशाह, जिसकी मतलब इन थ्योरी ये अवध और बंगाल उसकी टेरिटरी थी मुगल बादशाह की, उससे वो ले चुके थे दीवानी राइट्स, टैक्स कलेक्शन के राइट्स ले चुके थे, ठीक है। हाउएवर रियल पावर रेस्टेड विद द नायब सूबेदार यानी डेप्यूटी नवाब, who could be appointed or dismissed by British, signifying complete administrative control. So नायब रजा खां करके एक नायब सूबेदार बनाया गया, राइट। नजीबुद्दौला केवल नवाब, केवल टाइटल उसको कोने में बिठा दिया गया कि तुम अपना जो भी है तुम्हारे पास पैसा उससे थोड़ा बहुत जो भी कर सकते हो करो, राइट। नायब सूबेदार रजा खां को जो है वो बनाकर बिठाया गया और बिल्कुल पूरी तरह पपेट था, राइट। नायब सूबेदार के पास जो है वो, थोड़ी देर में समझते हैं डुअल ये डायरकी क्या है, डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पहले एक एक करके ट्रीटीज देख लेते हैं और ट्रीटीज में क्या क्या की एग्रीमेंट्स किए गए ना। रॉबर्ट क्लाइव, मैंने आपको बोला ना 1965 रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया गया बक्सर की जीत के बाद, 1964 के बाद, ठीक है, ताकि रॉबर्ट क्लाइव आकर जो है वो डील कर सके इंडियन रूलर्स के साथ, क्योंकि इंडियन रूलर्स से बेटर जो है वो डील्स निकालने में कामयाब रॉबर्ट क्लाइव ऑलरेडी रहा था। रॉबर्ट क्लाइव को वापस बुला लिया। Robert Clive concluded two separate treaties, one with शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध एंड वन विद शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर। नवाब ऑफ बंगाल के साथ जो है वो केवल इतना ही अग्रीमेंट हुआ था कि किसको बनाना है, राइट। तो पहले मीर जाफर को बिठाया और फिर उसके छोटे लड़के नजमुद्दौला को बिठा दिया, ठीक है। उसके अलावा बंगाल से अब ब्रिटिशर्स को जो चाहिए था वो उन्होंने शाह आलम से ले लिया, क्योंकि इन थियोरी शाह आलम की टेरिटरी है बंगाल, राइट, बिकॉज शाह आलम जो है वो मुगल बादशाह है, ठीक है। तो नवाब वजीर शुजाउद्दौला से क्या क्या ट्रीटीज हुई। शुजाउद्दौला को बोला गया कि भैया इलाहाबाद और कारा जो है वो सरेंडर कर दो, क्योंकि शाह आलम सेकंड को, राइट, खुश रखना है मुगल बादशाह को, क्योंकि उसके पास स्टैंप है ना। देखो ना कितना बढ़िया खेला क्लाइव, कि जिसके पास लेजिटिमेट रूल है उसको जिंदा रखो और उसके लेजिटिमेट रूल को यूज करो। तो काफी लंबे समय तक 1858 तक, फर्स्ट 1803 एंड देन 1858 तक मुगल बादशाह को लेजिटिमेट रूलर बनाकर जो है वो बिठाए रखा ब्रिटिशर्स ने। और जितनी भी मुगल बादशाह की टेरिटरी थी उस पर एक मतलब फॉल्स ये क्लेम जो है वो बनाए रखा कि ये सारी टेरिटरी मुगल बादशाह की ही है, हम तो केवल उनके लिए चला रहे हैं, ठीक है। सो इलाहाबाद एंड कारा शाह आलम सेकंड को दे दे शुजाउद्दौला, ताकि शाह आलम सेकंड खुश भी रहे और इलाहाबाद और कारा से जो रेवेन्यू शाह आलम को आए वहां से एक हिस्सा शाह आलम हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। पेड 50 लाख टू ईस्ट इंडिया कंपनी एज वॉर इंडेमनिटी, 50 लाख रुपए झर लिए, छीन लिए शुजाउद्दौला से। ग्रांटेड बलवंत सिंह जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशंस ऑफ हिज एस्टेट, राइट। नवाब शुजाउद्दौला को साइडलाइन करके अपना पपेट जो है वो रूलर वहां पर ब्रिटिशर्स ने बनाकर बिठा दिया बलवंत सिंह को, जमींदार था बनारस का। और अवध जो है वो अब इफेक्टिवली, अवध को कॉन्कर नहीं किया, लेकिन अवध जो है वो इफेक्टिवली अब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। अब सवाल यहां पर उठता है कि जब अवध को पूरी तरह हरा चुके थे तो अवध को कॉन्कर क्यों नहीं किया उन्होंने। सेम गोस पर अगर बंगाल को पूरी तरह हरा चुके थे तो बंगाल को कॉन्कर क्यों नहीं किया, पॉलिटिकली कंट्रोल क्यों नहीं किया, राइट। खुद रूलर बनकर क्यों नहीं बैठ गए, जो इवेंचुअली उन्होंने किया जब उन्होंने प्रेसिडेंसीज एस्टेब्लिश करी थी, जो बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, उनको जब धीरे धीरे वो एक्सपेंड कर रहे थे, ग्रेजुअली दे एस्टेब्लिश्ड देमसेल्फ एज फॉर्मल रूलर्स, बट व्हाई नॉट नाउ, अभी क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा, राइट। तो उसके क्या कारण है, व्हाई ब्रिटिशर्स held off annexing Awadh? So if we look at the maps, so this was India in 1765 और let's say this was India in 1760. So ये बंगाल है, ठीक है, बंगाल का टेरिटरी लग रही है मराठास की, देन अवध है और मराठास की यहाँ पर टेरिटरी है, दिल्ली में मुगल सिकुड़ कर बैठे हैं, यहाँ पर रॉयल बंगश पठान है, ठीक है, यहाँ पर रॉयल बंगश पठान है। दीज वर मराठास आफ्टर दी बैटल ऑफ पानीपत, मराठास जो है वो थोड़ा साउथ में पुश हो गए, राइट। यहाँ पर मुगल की टेरिटरीज हैं, लेकिन वो मतलब पठान, मतलब अफगानिस्तान से जो आए, मतलब अब्दाली जो आया उसने अपने लोग यहाँ पर बेसिकली बिठाए हुए हैं, तो केवल नाम भर की मुगल टेरिटरीज है, ठीक है। अवध
केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स एंड बंगाल जो है वो केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स. सो दिस वाज बंगाल जो है वो लार्जली मतलब ज़्यादा बड़ा कंट्रोल जो है वो बंगाल के ऊपर था ब्रिटिशर्स का और नॉर्दर्न सरकार पर था. ठीक है. उसके अलावा उन्होंने अपने पपेट जो है वो कर्नाटक में बिठा रखे थे. मैसूर में भी प्रॉब्लम थी उन्हें. ठीक है. और हैदराबाद के साथ अभी उनका मतलब पूरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था. लेकिन अवध को उन्होंने कॉन्कर क्यों नहीं किया? क्योंकि अवध को उन्होंने यूज किया एज अ बफर. राइट. ब्रिटिशर्स के पास अब क्लाइव का ये कहना था कि भैया हमारे पास ना ही पैसा है, ना ही ट्रेनिंग है और ना ही मैन पावर है. सो रिसोर्सेज की कमी उसने क्लेम किया कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है. ठीक है. हमारे पास सबसे पहले तो उतनी मैन पावर नहीं है कि हम अवध बंगाल दोनों को जो है वो खुद से एडमिनिस्टर कर सकें. और जो हमारे पास मैन पावर है वो इंडिया के लोकल मैटर्स में अभी तक ट्रेंड नहीं है. यही हमें देखने को मिलेगा 1765 इनफैक्ट 1772 74 के बाद कि इंडिया के मैटर्स में जो है वो ब्रिटिशर्स अपने आप को ट्रेन करना शुरू करेंगे. ठीक है. फिर मतलब जो सोसाइटीज डेवलप होंगी कैलकाटा में. ठीक है. या अदर लर्निंग सेंटर्स जो है वो कैलकाटा में या बॉम्बे में या मद्रास में एस्टेब्लिश होंगे. वहाँ से वो धीरे धीरे इंडिया के बारे में सीखना शुरू करेंगे. तो क्लाइव ने ये जो है वो क्लेम किया कि भैया हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है कि हम खुद से एडमिनिस्टर कर सकें. राइट. और अवध को बफर बनाना ज़रूरी है क्योंकि अवध के परे जो है वो अफगानी जो है वो इनकर्जन का खतरा है और एक तरफ जो है वो मराठा इनकर्जन का खतरा है. ठीक है. तो अवध को हम और एक तरफ ऊपर नेपाल भी है. अवध को हम बफर बना दें अगर, तो अवध से हमें बेनिफिट भी मिलता रहेगा और उसको पॉलिटिकल कंट्रोल करने का बोझ भी हमारे ऊपर नहीं रहेगा. ठीक है. सो दिस वाज देयर मेन रीजन फॉर नॉट कॉन्करिंग अवध डायरेक्टली. Where it is. So their rule in India was still consolidating. Too early to shoulder full administrative burden. Annexation would have alarmed other regional powers. अवध को अनेक्स कर लेते तो हो सकता है कि मराठा, अफगान ये सभी मुगल्स के साथ जो है वो इकट्ठा खड़े हो जाते ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. क्यों? क्योंकि एक नई पावर अब एक्सटेंड कर रही है नॉर्थ इंडिया में. तो एक कारण ये भी है कि भैया कहीं वो गलती से इंडियन रूलर्स को यूनाइट ना कर दे अपने अगेंस्ट. नाउ दे प्रेफर्ड अवध एज बफर स्टेट टू प्रोटेक्ट देयर बंगाल इंटरेस्ट. उनका यह था कि अभी अपने इंटरेस्ट बंगाल में फुलफिल करो. बंगाल में अभी इतना पैसा है, इतना स्क्वीज करना है बंगाल को कि अवध पर पॉलिटिकल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. और बंगाल में बहुत पैसा था भी. Now terms with शाह आलम सेकंड. Now agreed to शाह आलम सेकंड ने क्या अग्रीमेंट दिया कि भैया इलाहाबाद और कोरा जो मिला था शुजाउद्दौला से, तो इलाहाबाद में जो है वो रहेंगे शाह आलम सेकंड अंडर कंपनी प्रोटेक्शन. सो कंपनी को प्रोटेक्ट करना जरूरी था शाह आलम सेकंड को, बिकॉज शाह आलम सेकंड हैज द स्टैम्प ऑफ द मुगल. ही वाज द लेजिटिमेट मुगल रूलर, ऑल्दो ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज मुगल रूलर, बट वो स्टैम्प वैम्प और अब सारा मतलब कागजी कार्रवाई अपने साथ लेकर आया था. सो ही हैड द लेजिटिमेट क्लेम. ही वाज द डिसेंडेंट ऑल्सो, सो ही वाज द लेजिटिमेट क्लेम. ही हैड द लेजिटिमेट क्लेम. और कोई मुगल रूलर बनना भी नहीं चाह रहा था उस समय. ठीक है. शाह आलम, मोहम्मद शाह और फिर उसके बाद शाह आलम के टाइम तक आलमगीर और फिर शाह आलम के टाइम तक आते आते कोई बनना भी नहीं चाह रहा था मुगल रूलर. किसी को इंटरेस्ट नहीं था बादशाह बनने में. ठीक है. क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था बादशाह का. केवल एक एम्प्टी टाइटल था जिसके पास एक रबर स्टैम्प थी, जो उसको प्रोटेक्ट कर ले वो उसके नाम पर स्टैम्प छाप देता था. और ब्रिटिशर्स ने वही किया. उन्होंने सोने की मुर्गी समझ रहे थे बंसी ट्राट और वॉरेन हेस्टिंग्स, मीर कासिम को, सोने की मुर्गी तो एक्चुअली शाह आलम सेकंड था. तो क्लाइव को यह समझती कि सोने की मुर्गी को जिंदा रखना जरूरी है. ठीक है. issued a फरमान granting दीवानी rights revenue collection of Bengal, Bihar and Odisha to the company. Now मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी एक प्रोविंस होता था, यानी कि जो सूबा है, सूबा को दो लोग रूल करते थे बेसिकली, किसी भी सूबे को. ठीक है. मुगल प्रोविंसेस, मुगल जो एम्पायर था, इट वाज डिवाइडेड इनटू वेरियस प्रोविंसेस, राइट, एंड दीज प्रोविंसेस वर कॉल्ड सूबा.
सूबे को दो लोग रूल कर रहे हैं, एक तो सूबेदार, ठीक है, हुआ आप कह सकते हैं कि मिलिट्री अथॉरिटी थी इसके पास, ही वॉज द मिलिट्री लीडर, ठीक है, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लेट्स से लॉ एंड ऑर्डर, मिलिट्री लॉ एंड ऑर्डर और क्रिमिनल जस्टिस के लिए ही वॉज रिस्पॉन्सिबल। एंड दूसरा वॉज द दीवान, एंड दीवान हैज द अथॉरिटी टू, ही वॉज द रेवेन्यू ऑफिसर बेसिकली, मतलब टॉप मोस्ट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफ अ सूबा, जिसका काम था सारा का सारा रेवेन्यू इकट्ठा करना, ठीक है। सूबेदार के लिए टर्म जो है वो, और सूबेदार की जो मिलिट्री ड्यूटीज थी या इन ड्यूटीज के लिए टर्म जो है वो क्या थी, निजामियत। सो सूबेदार यानी कि निजाम, यानी उसका काम जो था निजामियत, राइट, जिसके लिए वो नवाब वर्ड यूज, बंगाल में जिसके लिए नवाब वर्ड यूज हो रहा था, ठीक है, और दक्कन में उसके लिए निजाम वर्ड यूज हो रहा था, जॉब वही थी सेम, ठीक है। और दीवान का काम था रेवेन्यू कलेक्शन का और सिविल मामले निपटाने का, ठीक है, जमीन जायदाद का हिसाब रखने का और सिविल केसेस निपटाने का। मेरे सूबेदार का काम था मिलिट्री प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना और क्रिमिनल मामले हैंडल करने का। मुर्शीद कुली खां, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, मुर्शीद कुली खां बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल, और मुर्शीद कुली खां से लेकर अब तक बंगाल के जितने भी नवाब रहे, दे हेल्ड बोथ द पोजीशंस, यानी सूबेदारी यानी निजामियत और दीवानी जो है वो दोनों बंगाल के नवाब के हाथ में थी। लेकिन शाह आलम सेकंड से ब्रिटिशर्स ने क्या लिखवा लिया कि भैया दीवानी राइट्स जो है वो हमें मिलेंगे, राइट, और नवाब जो है वो हम किसको, मतलब नवाब कोई और होगा, यानी कि निजामियत किसी और के पास होगी, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर संभालना, क्रिमिनल मामलों को संभालना, ठीक है, कोर्ट सारी मेंटेन करना, रोड सड़कें वगैरह बनवाना, ट्रेड का ध्यान रखना, जितना भी जिम्मेदारी का काम है वो सब जो है वो नवाब के हाथ में दे दिया, निजाम के हाथ में दे दिया, सॉरी यानी कि नवाब के हाथ में दे दिया निजामियत, राइट। और जो दीवानी है वो ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में रख ली, यानी कि पैसा जो है वो सारा हम कमाएंगे, पैसा खर्च करने का काम जो है वो सारा नवाब का होगा। अब नवाब जो है वो नजमुद्दौला को बनाकर बिठा दिया गया, लेकिन वो पपेट था, उसके अंडर डेप्यूटी नवाब यानी कि नायब, जो मतलब नवाब आप कह सकते हैं, डेप्यूटी नवाब कह सकते हैं, या नायब सूबेदार जो है वो, ठीक है, नायब सूबेदार के रास्ते जो है वो ब्रिटिशर्स कंट्रोल कर रहे थे निजामियत को भी, क्योंकि नायब सूबेदार जो है वो अपॉइंट करने की जिम्मेदारी कंपनी की थी, और नवाब जो है वो बगैर कंपनी के इजाजत के नायब सूबेदार को अपॉइंट नहीं कर सकता। और जो रजा खां नायब सूबेदार अपॉइंट किया ना, मजे की बात यह है कि वही रजा खां वॉज ऑल्सो, मतलब वही रजा खां जो है वो ही वॉज ऑल्सो नायब दीवान, डेप्यूटी दीवान भी वही था। सो ही वॉज रजा खान एंड वन मोर, एक और था रजा खान एंड दैट अदर मतलब हिज कॉलीग, ही वॉज द नायब सूबेदार एज वेल एज नायब दीवान, राइट, क्योंकि ब्रिटिशर्स को तो लोकल नॉलेज और सारी थी नहीं, उनको तो एजेंट्स चाहिए थे। तो इन इंडियन एजेंसीज के माध्यम से ब्रिटिशर्स जो है वो दोनों निजामियत एज वेल एज दीवानी पर एक्चुअल कंट्रोल उनका था, ठीक है। अभी तक आपने ये पढ़ा होगा ना कि मतलब डायरकी के चलते या डुअल सिस्टम क्लाइव ने जो एस्टेब्लिश किया, या जो शाह आलम सेकंड से जो ट्रीटी हुई उसमें दीवानी राइट्स जो है वो ब्रिटिशर्स को मिल गए और नवाबियत या निजामियत सारी जो है वो नवाब के हाथ में चली गई। ऐसा नहीं था एग्जैक्टली, राइट। नवाब जो है वो केवल पपेट था, कोने में बिठा दिया गया। उसका जो डेप्यूटी सूबेदार था वो ब्रिटिशर्स उसको अपॉइंट कर रहे थे, बेसिकली अपॉइंट नवाब ही कर रहा था, लेकिन ब्रिटिशर्स के रिकमेंडेशन पर अपॉइंट हो रहा था, राइट। और जिसे उन्होंने निजाम अपॉइंट किया या डेप्यूटी सूबेदार अपॉइंट किया, उसी को ही उन्होंने डेप्यूटी दीवान भी बनाया, ठीक है, यानी कि नायब दीवान भी बनाया, क्योंकि नायब दीवानी का काम जो है ब्रिटिशर्स के बस का नहीं था। उस समय उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उनके पास इतने लोग नहीं थे, वो ट्रेनिंग नहीं थी, वो लैंग्वेज नहीं जानते थे, कल्चर नहीं जानते थे। तो नायब दीवान और नायब सूबेदार दोनों एक ही व्यक्ति को बनाकर बिठाया उन्होंने, और उस इंडियन एजेंसी से वो रूल कर रहे थे पूरे बंगाल को। इफेक्टिवली बंगाल वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिशर्स, ऑल्दो दे ओनली हैड द दीवानी राइट्स, राइट, केवल दीवानी राइट्स थे उनके पास,
लेकिन इफेक्टिवली देवर कंट्रोलिंग द होल ऑफ द बंगाल, ठीक है। एंड अब यहां पर सवाल ये आता है कि अगर वो इफेक्टिवली पूरा बंगाल कंट्रोल कर ही रहे थे तो बंगाल जीत क्यों नहीं लिया उन्होंने, ठीक है, क्योंकि इस मैप में देखिए यहां पर ये ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया मैप है, ब्रिटिश टेरिटरी, हिंदू टेरिटरी और मोहम्मदन टेरिटरी, तो ये ब्रिटिश टेरिटरी है बंगाल। इफेक्टिवली दे वर कंट्रोलिंग होल ऑफ द बंगाल, सो हाउ कम दे नेवर कॉन्कर क्यों नहीं किया उन्होंने पूरे बंगाल को। तो वही जैसे अवध के लिए कुछ पॉइंट्स है वैसे बंगाल के लिए भी पॉइंट्स हैं। सो पहले तो टू अवॉइड बैकलैश फ्रॉम इंडियन रूलर्स, क्योंकि अगर बंगाल को पूरी तरह कंट्रोल कर लेते तो इंडियन रूलर्स कहीं फिर से, मतलब वो बहाना नहीं देना चाहते थे इंडियन रूलर्स को यूनाइट होने का उनके अगेंस्ट, ठीक है। देन फियर फ्रॉम दैट राइवल यूरोपियन फर्म्स वुड रिफ्यूज टू पे रेवेन्यूज, राइट, क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफिशियली अपने हाथ में ले लेंगे तो नाउ उनके पास जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का ऑफिशियल राइट भी हो जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन करने का ऑफिशियल राइट हो जाएगा। तो उनको ये डर था कि भैया अगर ऑफिशियल राइट्स उनके पास आ गए तो अदर यूरोपियन कंपनीज जो है वो उनको नहीं देंगी रेवेन्यू, तो वो इंडियन एजेंसीज के रास्ते जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि फ्रेंच या डचेज या डेन्स जाकर जो है सीधा ब्रिटिशर्स के हाथ में पैसा नहीं देंगे। देयर वाज अ लॉट ऑफ बैड ब्लड बिटवीन देम, बैड ब्लड बिटवीन देम, बहुत लड़ाइयाँ ऑलरेडी हो चुकी थी। तो इंडियन एजेंसीज का यूज करके वो पैसा यूरोपियन से भी लेना चाहते थे, पैसा सबसे चाहिए उन्हें, ठीक है, लेकिन अपने आप को सामने नहीं रखना चाहते थे वो। सो लैक ऑफ सफिशिएंटली ट्रेन्ड ऑफिसर्स फॉर डायरेक्ट गवर्नेंस, राइट, इंडियन मतलब जो ब्रिटिशर्स जो ऑफिसर्स थे दे वर नॉट ट्रेन्ड इन द इंडियन वर्नैकुलर एंड कल्चर एंड ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस एंड एवरीथिंग, मतलब डिटेल्स में दे वर नॉट सो कॉम्प्रिहेंसिवली लर्नड नहीं थे वो। धीरे धीरे उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो एस्टेब्लिश करी, राइट, और भी इस तरह की कई सोसाइटीज डेवलप करी एंड दे स्टार्टेड लर्निंग मोर एंड मोर अबाउट इंडियन कस्टम्स, ताकि डायरेक्ट मोर एंड मोर डायरेक्ट कंट्रोल वो एस्टेब्लिश कर सके ना। इवन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी जो है वो पूरी तरह कन्विंस नहीं थे इस पॉइंट पर। इवन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डिड नॉट वांट द कंपनी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम ट्रेड एंड इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में लगता है खर्चा ज्यादा, और उनको नाउ दिस इज द पॉइंट अगेंस्ट द फिट ऑफ एब्सेंट माइंडेडनेस के लिए अगेन पॉइंट है ये एक और, कि देयर वाज एन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लंडन, राइट, दे डिडंट वांट कंपनी टू बी एंगेज्ड डायरेक्टली इनटू एडमिनिस्ट्रेशन बिकॉज दे वर ट्रीटिंग इंडिया एज अ कॉलोनी, दे वांटेड टू सर्व द मेट्रोपॉलिटन, उनको बस इंडिया को स्क्वीज करना था, इंडिया की वेल्थ को स्क्वीज करना था, अपना बेनिफिट चाहिए था उन्हें, ठीक है, ट्रेड करना था और इंडिया की वेल्थ को स्क्वीज करना था उन्हें, और अपनी वेल्थ इंक्रीज करनी थी। एडमिनिस्ट्रेशन का पंगा पाल के खर्चा बढ़ाना नहीं था अपना, राइट। नाउ लेट अस लुक एट द सिग्निफिकेंस ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर। क्या सिग्निफिकेंस है? सो दीज 3, 4, 5 पॉइंट्स जो है वो आप आंसर में कोट कर सकते हैं, ठीक है। सो सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी टू सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, विल गो इनटू दिस डिटेल इन द नेक्स्ट सेशन। हम नेक्स्ट सेशन में जाएंगे क्वेश्चंस के माध्यम से और डिटेल में समझेंगे इन्हें, ठीक है, बट अभी यहां पर ये पॉइंट्स देख लेते हैं। So it ended the rivalry between Nawab of Bengal and East India Company, but by fully subordinating the Nawab to company's authority. So नजबुद्दौला जब बैठा तो वो फिर he was not सिराजुद्दौला और मीर कासिम की भैया नवाब के अगेंस्ट खड़ा हो सके, या मीर जाफर तो चलो वैसे ही हाथ खड़े कर ही चुका था। So he was no मीर कासिम, right? Now मीर जाफर के साथ बहुत बुरी बनी और मीर कासिम के साथ भी बहुत बुरी बनी, right? मीर जाफर betrayed सिराजुद्दौला, had he not betrayed सिराजुद्दौला, पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो बहुत अलग होता है इंडिया का। अगर एक डिसाइसिव विक्ट्री ले लेते उस समय बंगाली और जीत जाते बंगाल, अगर पहली बात तो ब्रिटिशर्स ओपन बैटल में आते ही नहीं, क्लाइव आता ही नहीं ओपन बैटल में, ही वॉज स्मार्ट इनफ कि इतनी जल्दी जो है वो ओपन बैटल में नहीं आ सकते थे प्लासी, मतलब बंगाल के अगेंस्ट। हो सकता है कि इंडिया पे ब्रिटिश रूल जो है वो थोड़ा डिले हो जाता या कुछ और उसका नेचर होता, राइट। लेकिन जो प्लासी का बिट्रेयल था, इट सेट द टोन फॉर फ्यूचर, मतलब इसने एक बेस तैयार कर दिया। 1757 से 1764 तक जो लूट मचाई है, ठीक है, दैट हेल्प देम टू गेट रिड ऑफ फ्रेंच, डेन्स, फॉरेन पावर, मतलब फॉरेन कंपटीशन हट गया, और फिर उसके बाद दैट हेल्प देम टू एस्टेब्लिश देमसेल्व्स फर्मली इन बंगाल, ताकि अब वो बंगाल को अपनी सीट बनाकर, सो क्लाइव बंगाल को अपनी सीट बनाकर
जो डुप्ले मद्रास को अपनी सीट बनाकर या पांडिचेरी को सीट बनाकर करना चाह रहा था, क्लाइव ने फॉर्मली बंगाल को अपनी सीट बनाया, एंड देन दे स्टार्टेड, राइट, देन दे स्टार्टेड मतलब ज्वाइनिंग द पीसेस वन बाय वन, क्योंकि अभी वो पूरी तरह रूल करने को तैयार नहीं थे। आगे हम बढ़ेंगे 1772, 1774, 1884, 1784, यानी कि डिफरेंट जो एक्ट्स हैं, रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, देखेंगे उसमें धीरे धीरे जो है वो ब्रिटिश कंपनी का नेचर चेंज होगा, बट नेचर जो है वो लार्जली यहीं चेंज हो गया। ठीक है, दे बिकेम व्हाट, वो एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर बन गए ड्यूरिंग, ऐसा नहीं कि वो प्लासी की बैटल में ही बन गए थे या बैटल ऑफ बक्सर के बाद बने, नहीं, ड्यूरिंग दिस फेज, ऐसा नहीं है कोई एक इवेंट से, क्योंकि ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस का ना एक बहुत पुराना तरीका है वाटरशेड इवेंट्स को यूज करना। ठीक है, और जो कि हमने थ्रू आउट हिस्ट्री में पढ़ते हुए देखा है कि देयर इज ऑलवेज अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन। So this was that period of transition, 1757 से 1764, the period of transition of Britishers from becoming a trading company to a political power in India. Yeah, no doubt about it. 1764 के बाद they were a political power. 1764 के बाद उनको बुलियन लाने की जरूरत, इनफैक्ट बुलियन तो कम पहले ही हो गए थे 1757 के बाद ही, लेकिन 1764 के बाद उनको फिर अब इंग्लैंड से बुलियंस लाने की जरूरत नहीं थी। अब इंडिया से ही उनके पास इतना पैसा आ जा रहा था कि इंडिया में ही वो पूरा प्रॉपर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर उसके बाद वो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड करना चाहें या जहां भी ट्रेड करना चाहें, इंडिया से उनको इनफ बुलियन मिल जा रहे हैं। और एक फॉर्मूला जो है वो क्लाइव ने क्रैक कर लिया। ठीक है, कर्नेटिक वॉर, प्लासी की बैटल और बक्सर की बैटल, इससे क्लाइव ने एंड देन एक फॉर्मूला क्रैक कर लिया जिसको आगे के आने वाले ब्रिटिश मतलब अथॉरिटीज ने, कंपनी अथॉरिटीज ने फॉलो किया। दैट इज फूट डालो और शासन करो। ठीक है, पहली बात तो डिवाइड एंड रूल, और दूसरा ये कि भैया फॉर इनफ मनी अ लॉट ऑफ मतलब पीपल आर रेडी टू बिट्रे मतलब देयर ओन रूलर्स। ठीक है, सो फॉर मनी एंड फॉर फेवर जो है वो बिट्रे करने के लिए लोग तैयार बैठे हुए हैं। तो ये फॉर्मूला जो है उन्होंने क्रैक कर लिया जब, उसके बाद जो है वो फिर आसान था एक एक करके सबको हराना। वही उन्होंने फिर नीचे किया, राइट, टीपू सुल्तान के केस में, वही उन्होंने मराठास के केस में किया, सिमिलर उन्होंने ट्राई किया सिखों के साथ, सिमिलर उन्होंने ट्राई किया सिंध में, सिमिलर उन्होंने पॉलिसीज ट्राई करी अफगानिस्तान में भी। ठीक है, देखेंगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पॉइंट को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। Now it confirmed and solidified the British success first signal. So basically यहाँ पर confirm कर दिया, प्लासी की बैटल को बक्सर की बैटल ने confirm कर दिया। ये एक सवाल भी है। ठीक है, so it confirmed and solidified the British success first signaled at Plassey, transforming a commercial victory into sustained political domination. So as British historian या Western historian watershed events को ज़्यादा जो है वो importance देते हैं, ऐसा नहीं है। It was a phase of transition, so 57 to 64. Right, it started at 57 and it was concluded in 65. Right, the process of their becoming from a trading company to a political authority. By securing Diwani rights of Bengal, it resolved the company's revenue dilemma and gave it direct control over Bengal's finance and trade. So Britishers की जो दो बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्रेड की और ड्रेन ऑफ वेल्थ की, वो दोनों सॉल्व हो गई आफ्टर बक्सर या प्लासी के बाद से ही। सो प्लासी के बाद से 1757 के बाद से 1759 उन्होंने डेन्स को हटा दिया, 1760 उन्होंने हटा दिया फ्रेंच को। तो यहाँ पर तो उनकी ट्रेड की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई विज़ यूरोपियन, अदर यूरोपियन कंपनीज। फिर 1764 में उनकी जो है वो फाइनली अदर मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई। राइट, जब उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई, देन कंबाइन करके इन दोनों को उन्होंने ट्रेड और फर्दर मतलब ड्रेन ऑफ वेल्थ की जब प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई तो फर्दर उन्होंने अपनी ट्रेड की प्रॉब्लम रिजॉल्व करनी शुरू करी बाय सब्जुगेटिंग मोर एंड मोर इंडियन टेरिटरीज एंड इंडियन मर्चेंट्स। क्योंकि केवल फॉरेन, यहां पर तो उन्होंने डचेज और फ्रेंच को सब्जुगेट किया ना, हराया और साइडलाइन कर दिया, लेकिन इंडियन मर्चेंट्स भी तो हैं। सो 1764 के बाद यानी कि 1765 से 72 तक जो उनको पैसा आया, यहां से उन्होंने इंडियन ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, उन सबके ऊपर भी जो है वो शिकंजा कसते चले गए। और फिर इंडियन रूलर्स की तरफ से जो थ्रेट था उसे भी वो निपटने के लिए उनके पास इनफ वेल्थ आ गई।
सो उनका अपना ट्रेड और उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ दोनों प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई एज दे ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंपनी विद देयर ट्रांजिशन, राइट, फ्रॉम बीइंग अ ट्रेडिंग कंपनी टू अ पॉलिटिकल पावर. दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ बक्सर और कंबाइंड सिग्निफिकेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर. बिकॉज दोनों को आइसोलेटेड इवेंट की तरह नहीं पढ़ना है, हमें इसको एक ट्रांजिशन फेज की तरह समझना है ना. इंटरेस्टिंग पॉइंट. नॉट अ लॉट ऑफ सोर्सेस डिस्कस सच इनसाइट्स, है ना. सो द डिफीट एक्सटेंडेड कंपनी इन्फ्लुएंस ओवर अवध एंड मुगल एम्परर, रेंडरिंग अवध एन इनडायरेक्ट डिपेंडेंसी अंडर ब्रिटिश ओवरसाइट. सो नाउ देयर वे टू दिल्ली वाज ओपन. दिल्ली के लिए उनका रास्ता जो है वो खुल गया था. बफर बना के रखा अवध को उन्होंने, लेकिन दिल्ली यानी कि नॉर्दर्न इंडिया, राइट, हो सकता है आपको दिखना रहा हो मेरे पीछे, नॉर्दर्न इंडिया के लिए उनका रास्ता जो है वो ओपन हो गया. अब हम धीरे धीरे जो है वो मतलब जो उपजाऊ अपर मिडल गंगेटिक बेसिन है, अपर गंगेटिक बेसिन है, फिर इंडस रिवर सिस्टम है, ये सारा जो उपजाऊ एरिया है अब धीरे धीरे हम इसे कब जाएंगे. सो बक्सर ने उनके लिए ओपन कर दिया रास्ता नॉर्थ इंडिया के लिए, या गंगा के या इंडो गंगेटिक प्लेन के लिए. ठीक है. इट मार्क्ड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रिटिश कंपनी फ्रॉम अ ट्रेडिंग कंसर्न इनटू अ डिफेक्टो सोवरेन पावर इन इंडिया. सो finally it completed the transition from a trading company to a political power or a sovereign power in India. ठीक है, क्योंकि अब उन्होंने कलकत्ता, बेसिकली कलकत्ता जो उनकी प्रेसिडेंसी थी उसके आसपास का एरिया बढ़ता जा रहा है. मिदनापुर, चिटागोंग और बर्दमा जो है वो सीड कर ही दिए गए थे. जैसे जैसे और 24 परगना जो है वो क्लाइव को दे ही दिया गया था. धीरे धीरे उनकी टेरिटरी जो है वो बढ़ती जा रही थी, उनका डायरेक्ट कंट्रोल बढ़ता जा रहा था. ठीक है. नाउ द वॉज द इंपॉर्टेंस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी ओवर एस्टिमेटेड. जो मतलब ब्रिटिश हिस्टोरियन, एक तो ब्रिटिश हिस्टोरियन ऐसा करते हैं और दूसरा जो बंगाली सब नेशनलिज्म है, राइट, they try to overestimate the battle of Plassey. It was not only the battle of Plassey, it was battle of Plassey, the events in between, and then the battle of Buxar. It is this whole time period that should be estimated correctly, not overestimated, that should be estimated correctly. Only Plassey को overestimate करने की जरूरत नहीं है, right? प्लासी को ओवरएस्टिमेट करके क्यों बताया गया? क्योंकि प्लासी लड़ा गया सिराजुद्दौला से, और सिराजुद्दौला के रूल को गलत साबित करना जो है वो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत जरूरी था. या बंगाल में जो उन्होंने धोखाधड़ी करी उसको जस्टिफाई करना ब्रिटिशर्स को बहुत जरूरी था, इसलिए उन्होंने ओवर ग्लोरीफाई किया प्लासी को, राइट. जस्टिफाई कहां करना है? अपने देश में. अपने देश में कंपनी को जस्टिफाई करना बहुत जरूरी था. दैट इज वाई ब्रिटिश हिस्टोरियन ओवर ग्लोरीफाइड प्लासी. So traditional historiography cast Plassey as the decisive opening of India's riches to Britain. In fact, they say that this is the time जब इंडिया जो है वो डार्कर मेडिवल पीरियड से मॉडर्न में एंटर करता है. क्योंकि ब्रिटिश हिस्टोरियन जो है वो पीरियड द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी को कहते हैं भैया दिस वाज द डार्क पीरियड, डार्क एज था. इनफैक्ट मेडिवल टाइम्स एंड इन होल जो है वो डार्क एज था ब्रिटिश हिस्टोरियंस के मानने तो. और इट वाज द बैटल ऑफ प्लासी जिसके बाद इंडिया एंटर्ड इनटू द मॉडर्न एज, राइट. But this view inflates its military significance because it was not a military battle. ठीक है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं था प्लासी. प्लासी वाज अ बिट्रेयल. नवीन चंद्र रे साहब क्या बोलते हैं? आर्ग्यूज प्लासी रिजेंबल्ड अ फिक्स्ड मैच अचीव्ड थ्रू इंट्रीग एंड बिट्रेयल रादर देन द आउटराइट बैटलफील्ड सुप्रीमेसी. Without later victories like Buxar, the gains at Plassey would have collapsed. The company's grip was far from assured. तो मैंने आपको कहा ना, it was this period. अगर यहां पर वो बेदरा हार जाते, या यहां पर वो फ्रेंच से हार जाते, या यहां पर वो बक्सर हार जाते, तो प्लासी से जो भी उनको गेन हुआ उसका कोई फायदा नहीं होता. पॉलिटिकल ये ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिंग कंपनी टू पॉलिटिकल पावर जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, या एटलीस्ट डिले हो जाता काफी लंबा, राइट. So recognizing Plassey as an engineered coup challenges its portrayal as a true battle and calls for a nuanced re-evaluation of its impact. So it was more of a betrayal, more of a coup, right? It was not an outright victory, first of all. Second, its importance on its own is meaningless, or not entirely meaningless, but it is not as much as important on its own.
it is combination of 3-4 battles, right, and the events in between जो भी events हुए, it was the combination of this whole time period, of the whole transition period, not only the battle of Plassey. ठीक है, डोंट वरी, विल डिस्कस मोर अबाउट दिस, मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अच्छे से और डिस्कस करेंगे इन दी क्वेश्चन फॉर्म्स आगे नेक्स्ट आने वाले सेशंस में. अनदर क्वेश्चन है कि भैया बैटल ऑफ प्लासी इंडिया ट्रांजिशन फ्रॉम मेडिवल टू मॉडर्न एज, क्या मेडिवल से मॉडर्न एज में हमने एंटर किया विद द बैटल ऑफ प्लासी. सो द एंशियंट मेडिवल मॉडर्न जो मॉडल है ब्रिटिशर्स का, इनिशियल जो मतलब जेम्स स्मिथ की जो बुक है, ठीक है, या और भी कई जो इंपीरियलिस्ट स्कॉलर्स का जो मॉडल है कि भैया एंशियंट टाइम वाज हिंदू टाइम्स, मेडिवल टाइम्स वाज मुस्लिम टाइम्स, एंड मॉडर्न टाइम्स वाज नॉट क्रिश्चियन बट ब्रिशियन टाइम, ब्रिटिश एरा. ठीक है, अपना उन्होंने टाइम बांटा हुआ है एंशियंट मेडिवल मॉडर्न में. ठीक है, इंडिया का बांट दिया हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश एरा में. और उन्होंने कहा कि भैया जो लेटर पार्ट है मेडिवल टाइम का, इट वाज अ डार्क एज, स्पेशली द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century, इट वाज द डार्क एज आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल. And it was only the British era which brought modernity to India, which brought civilization to India, which brought new technologies to India and so on. So it is the Battle of Plassey that started the modern age in India. Right? जो कि अगर आप सरफेस लेवल बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी कुछ इसी तरह का मेंशन होता है, बट नहीं, हम ऑप्शनल के लिए पढ़ रहे हैं. तो हमने कैसे रिबटल किया इस पॉइंट का, हमने कहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th century was not a dark age, it was the pre-modern times. Right? And has it not been the interference of Britishers, we would have entered into modern times with our own ingenuities and with our own मतलब designs. हम अपने हिसाब से modern times में enter कर जाते. Britishers forced these modern times on us and they called it modern times. Rather, British time, this colonial period was actually the dark age for us. However brightly, however glittered they painted it, the colonial time was actually the dark age after 1757. Before that, the first half of the 18th century is actually the pre-modern times. जब हालात धीरे धीरे, क्योंकि छोटे छोटे जो है वो रीजनल स्टेट्स बन गए थे, बट वो अपने आप में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. और ये ट्रेडिशनली इंडिया में रहा है कि छोटे छोटे स्टेट्स में से कोई एक बड़ा स्टेट जो है वो निकल कर आएगा एंड इट विल एस्टेब्लिश इनटू अ ह्यूज सेंट्रल पावर. राइट? जो कि हमेशा से इंडिया में ट्रेंड रहा है. ब्रिटिशर्स इंटरवीन्ड इनटू दैट. अब अगर ऐसा होता ना कि ब्रिटिशर्स इंडिया के रिसोर्सेज यूज करके इंडिया में ही लगाते, तब तो हम मानते कि भैया ब्रिटिशर्स ने एक बड़ा एम्पायर इंडिया में बना लिया और वो पैसा जो इंडिया से निकाला गया है इंडिया में ही लगता, तो इंडिया को डार्क एज नहीं देखना पड़ता. वो जो फैमिन्स लगातार आए, 1770 से बड़े फैमिन्स की कहानी जो है शुरू हो जाती है. एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट हर डेकेड में, स्पेशली 1850s के बाद ऑलमोस्ट हर डेकेड में बहुत खतरनाक फेमिन्स आ रहे हैं जिसमें कई लाखों और इनफैक्ट करोड़ों के हिसाब से लोग मर जा रहे थे. लोग घास खाने पर मजबूर हो गए थे बंगाल में. एक टाइम ऐसा आ गया था फेमिन्स में. 1770 के फेमिन के लिए तो ये बोला जाता है आफ्टर 1765 कि लोग कैनिबलिज्म पर उतर आए थे. राइट? लोगों ने पहले अपना सारा अनाज खाया, फिर उसके बाद सारे जानवर खाए जितने भी अवेलेबल थे, और अब जो है वो लोग कैनिबलिज्म पर उतर आए. लोगों को खाना शुरू कर दिया, इतनी भूखमरी. तो ब्रिटिशर्स मॉडर्न टाइम, मॉडर्न एज नहीं लेकर आए, वो तो डार्क एज लेकर आए. राइट? सो द एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न स्कीमा मिरर्स यूरोपियन पीरियडाइजेशन यूजिंग watershed events like Renaissance to mark civilization. So they used the watershed event of 1757 to mark the मतलब advent of or mark the start of the modern ages in India. Right? They used the second battle of Tarayan to mark the start of the Momdin period in India or medieval times in India. Right? So वो इस तरह के watershed events को consider कर रहे हैं. और लेकिन जब हम रिविजिट करते हैं इन सभी इवेंट्स को तो हम समझते हैं कि एक साल एक इवेंट जो है वो अपॉइंट करना ठीक नहीं है. ट्रांजिशन हुए हैं और पॉलिटिकल चेंजेस जो है वो सेंटर में नहीं है. सेंटर में जो है वो सेंटर में इकोनॉमिक चेंजेस भी नहीं है, लाइक मार्क्सिस्ट हैड बिलीव्ड. मतलब मार्क्सिस्ट जैसे बोलते थे कि भैया इकोनॉमिक चेंजेस जो है वो सेंटर में है. नहीं, इट इज अ वेब ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल एंड रिलीजियस चेंजेस. दे वेंट थ्रू अ ट्रांजिशन
That is why we have ancient to early medieval, transition from ancient to early medieval, then transition from medieval to early medieval to medieval, then a transition from medieval to modern times, medieval to pre-modern, and then British Dark Ages, and then the modern times. ठीक है. So applying this framework to India risks superimposing Western notions of modernity and neglecting indigenous social and economic continuities. Early colonial historians leveraged this narrative to justify British rule as a civilization rescue from supposedly stagnant medieval era. So white burden लेकर आए वो, right? वो white guilt था उनका, white burden, sorry not white guilt, white burden था उनका. white guilt तो अब आजकल टर्म चल रही है काफी, कि भैया we will rescue the Orients from the lack of civilization, from barbarity, and we will provide you civilization. In reality, India's evolution blends gradual reforms, localized innovations, and external influences, blurring any neat medieval to modern divide. Right? So, India का जो pre-modern time है, we would have entered into a modern times with our own pace, but ये जो एक नीट मेडिवल से मॉडर्न डिवाइड हो नहीं सका, क्योंकि इसके बीच में एक ब्लरी इफेक्ट है. किसका इन्फ्लुएंस है? इन्फ्लुएंस है एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ब्रिटिशर्स का बेसिकली. रिफॉर्म्स हुए, ग्रेजुअल रिफॉर्म्स हुए, राइट, लेकिन एक बहुत बुरा प्रभाव, खास तौर पर जो मासेस हैं उस पर बहुत बुरा प्रभाव था ब्रिटिश रूल का. आगे हम देखेंगे ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम्स. देन पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आफ्टर प्लासी, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. So this we will discuss in the next session. Diarchy, effect of dual government क्या है, right? ये हम questions के माध्यम से, क्योंकि diarchy पे हमें questions भी करने हैं, we'll discuss all these with the help of questions in the next session. So that is all about बक्सर. So देख लिया हमने transition. So प्लासी से बक्सर का transition, right? ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल पावर का ट्रांजिशन. अब वो पॉलिटिकल पावर ने कैसे प्ले आउट किया हम अब आगे देखेंगे 1765 इन द नेक्स्ट सेशन. 1765 से 1772 का जो डायरकी वाला रूल है उस पर मैं आपको समझाऊंगा ये कैसे हुआ, एंड वी विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस आल्सो इन द नेक्स्ट सेशन. 6-10 सवाल जो है वो डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आपसे. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. हैव अ नाइस डे. एंड अभी हो सके जो मैंने सवाल कुछ मेंशन किए हैं, ट्राई कीजिए उनको सॉल्व करने का. फॉर द टाइम बिंग ट्राई टू राइट आंसर्स, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपनी तरफ से. ऑलराइट. सो टेक केयर. हैव अ नाइस डे.